हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें हम यहाँ पे रिवीजन सीरीज पे देख रहे हैं। ठीक है, रिवीजन सीरीज में हम यूनिट 3 के साथ डील कर रहे हैं। जो लोग आपका फेब में एग्जाम देने वाले हैं नेट का, ठीक है, जो लोग भी फेब में एग्जाम देने वाले हैं, ये सीरीज उनके लिए फायदेमंद रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। आपका यूनिट 3 से जितने भी की पॉइंट है या PYQs में जो जो टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको एज अ की पॉइंट लेकर के मैं यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश करूंगी। उम्मीद है ये आपको हेल्प कर पाएगा आपकी स्टडीज में। अगर आपने थोड़ा सा भी BEd में सही से पढ़ा हुआ है अगर, तो आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज का फिर सेशन यहाँ से पहले जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आपका यूनिट 3 का एक वीडियो में पहले पे जो मैंने बनाया था, उसमें हम लोगों ने डील किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पूरा कंसेप्ट पढ़ा था। कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बारे में बात की थी। उसके अलावा कॉग्निटिव प्रोसेसेस और उसकी थ्योरीज के बारे में भी बात की थी। और पर्सनालिटी क्या होती है उनकी थ्योरीज में हम लोगों ने टाइप थ्योरी को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, एक मिनट को मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को, पहले यहाँ पे आ जाओ। टाइप थ्योरी को वहां पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपकी ट्रेट थ्योरी को, कि ट्रेट थ्योरी क्या होती है आपकी। ठीक है, ट्रेट थ्योरी में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, टाइप हम लोगों ने देख लिया था। ठीक, टाइप में हम लोगों ने किसके किसके बारे में बात किया था, हिपोक्रेट्स के बारे में बात किया था, क्रिश्मर के बारे में बात किया था, शेल्डन के बारे में बात किया था। ठीक है, तो वो जिन लोगों ने भी वो नहीं देखा है, ठीक है, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वो जाके उसे देख लेंगे। आज हम ट्रेट थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेट। ट्रेट का मतलब क्या हो, अकॉर्डिंग टू ट्रेट थ्योरी पर्सनालिटी इज मेड ऑफ डिफरेंट ट्रेट। ठीक है, पर्सनालिटी जो एक पर्सनालिटी होती है ह्यूमन की, वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स का कलेक्शन होता है। अगर हम किसी की पर्सनालिटी को देखें तो वहां पे क्या होता है, कलेक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स का। ट्रेड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक एंड ह्यूमन बिहेवियर। जो भी कीवर्ड्स है अभी मैं आगे वहां पे लिखूंगी की पॉइंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ सर्कल बना रही हूँ। ट्रेड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ दीज ट्रेड्स। जो ये ट्रेड्स होते हैं वो क्या होता है, किसी की पर्सनालिटी का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, उसका यूज करके उनकी पर्सनालिटी, उसकी उस बिल्डिंग ब्लॉक्स का हम यूज करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को या फिर उसके ट्रेड को डिस्क्राइब करने के लिए। अ ट्रेट जनरली इज डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर। ट्रेट का मतलब क्या है, जनरली वो डिस्क्रिप्शन है हमारे बिहेवियर का। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडलीनेस, सोशल, assertive आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब ह्यूमन बिहेवियर। मतलब क्या है, जैसे आपका कोई दोस्त है, आप बोलते हो ये दोस्त बहुत ज्यादा फ्रैंक है। ठीक है, या फिर किसी को बोलते हो आप मेरा ये दोस्त है ए, ठीक है, वो क्या है, एक्सट्रोवर्ट है। एक मेरा दोस्त है, वो क्या है, इंट्रोवर्ट है। तो ये आप कैसे डिस्क्राइब कर पा रहे हो, ये क्या है, उसकी ट्रेट है। ठीक है, कलेक्शन है उसका, कई सारी ट्रेड्स का ये कलेक्शन है। और उन बिहेवियर के साथ, उन ट्रेड्स के साथ वो क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, इसलिए वो कैसा बन गया है, एक्सट्रोवर्ट बन गया है। इसलिए वो कैसा बन गया है, इंट्रोवर्ट बन गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज वो एक्सट्रोवर्ट है कल वो इंट्रोवर्ट बन जाए, तो वो उसका ट्रेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, जो ट्रेट होता है ये क्या होता है, मोड ऑफ बिहेवियर है। ये क्या होता है, मोड ऑफ बिहेवियर होता है, जो क्या होता है, कंसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, जैसे फ्रेंडलीनेस भी कैसा है, बहुत ज्यादा लोगों के साथ फ्रेंडली नेचर होता है। सोशल है, कुछ लोग सोशल होते हैं। ठीक है, जैसे आपके एक्सट्रोवर्ट कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा मिलनसार होते हैं, सोशल होते हैं। ठीक है, तो ये उनका क्या है, ट्रेट है। नो, बिकॉज टू बी कॉल्ड अ ट्रेट इट मस्ट मैनिफेस्ट कंसिस्टेंसी। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, कंसिस्टेंसी आती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन शो assertiveness in all situation, he is said to show consistency. But if he does not show assertiveness when the situation demand it, if he is not showing consistency, मतलब देखो इसको सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसे समझो, ट्रेट क्या होता है, वो ऐसा बिहेवियर जो हम कंसिस्टेंटली वैसे ही बिहेव करें। जैसे आपके घर में, ठीक है, 4 लोग हैं, आपके घर में क्या है, 4 लोग हैं। 4 लोगों की पर्सनालिटी बहुत अलग अलग होगी ना। एक होगा जो बहुत ज्यादा बोलता होगा, एक होगा जो बहुत कम बोलता होगा, एक होगा मतलब जो मिक्स टाइप का होगा। ठीक है, एम्बीवर्ड बोल सकते हो। तो ये कैसे आपको पता चला कि जैसे दूसरे लोग होते हैं वो कैसे बताते हैं कि हाँ ये बहुत कम बोलता है, क्योंकि वो उसने इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखा है। ठीक है,
हर सिचुएशन में वो ऐसे ही बिहेव करता है, फ्रेंडली ही बिहेव करता है, या हर सिचुएशन में वो सोशल ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आज सोशल है कल फिर नहीं सोशल रहेगा, नहीं, ठीक है। उसको क्या करता है, कंसिस्टेंट रहती है वहां पे उसकी पर्सनालिटी। अ ट्रेट रिफर्स टू एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन अ रिलेटिवली परमानेंट एंड कंसिस्टेंट वे। मतलब ट्रेट क्या होती है, पर्सन टू पर्सन आपकी डिफरेंट होती है, डिफर करती है। मतलब किसी में क्या होगा, एक्सट्रोवर्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत ज्यादा होगी, किसी में क्या होगा, एंट्रोवर्ट की कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा होगी, और किसी में क्या होगा, कम होगी। मतलब ये क्या होता है, वेरी करता है, ठीक है। ये कैसा होता है, डिग्री ऑफ बिहेवियर हर पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है आपका। तो ये क्या है, ट्रेट पर्सनालिटी। ठीक, अब इसके कीवर्ड्स को समझ लो। देखो कीवर्ड्स में मैं लिखती हूँ यहाँ पे, आ जाओ। ठीक, उम्मीद है वैसे आपको समझ में आएगा। ठीक है, रुको, ट्रेट की बात करते हैं, ठीक है। ट्रेट थ्योरीज, क्या होता है, ये क्या होता है, मोड ऑफ बिहेवियर है। ये क्या है, मोड ऑफ बिहेवियर है, ठीक है। विच इज मैनिफेस्टेड इन अ नंबर ऑफ लाइफ सिचुएशन कंसिस्टेंटली, ठीक है। जितनी भी सिचुएशन हम वो वहां पे कंसिस्टेंटली इसको रखते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये पैटर्न की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, एक यूनिक पैटर्न है। ये क्या है, एक यूनिक पैटर्न है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है। मतलब कह सकते हैं जो डिग्री ऑफ ट्रेट है, ठीक है, जो डिग्री ऑफ ट्रेट है वो क्या करेगी, आपकी वेरी करेगी। वो क्या करेगी, आपकी वेरी करेगी, ठीक है। उसके अलावा एक की पॉइंट और लिख लो इसका, कि इसको ऐसे लिखो यहाँ पे, हाँ इसको ऐसे लिखो। ये क्या है, property within the individual that account for his unique but relatively stable reaction to, यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। स्टेबल रिएक्शन टू इन्वायरमेंट, ठीक। इतना ही ट्रेड थ्योरी में, ज्यादा समझ इसमें नहीं है ज्यादा, ठीक है। ट्रेड थ्योरी क्या हो गई हमारी, ट्रेड थ्योरी क्या है, mode of behavior which is manifested in a number of life situation consistently। ये ऐसा, ये यहाँ पे क्या होता है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। ये क्या करता है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये क्या करता है आपका, वेरी करता है। लेकिन जब हम टाइप अप्रोच की बात करते हैं, टाइप थ्योरीज की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये वेरी करता है, वहां पे क्या होता है, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, लोगों में, वो वहां पे ली जाती है। तो दोनों में डिफरेंस समझ के रखिएगा। टाइप अप्रोच किसकी बात करती है, जो भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हम उसको वहां वहां पे वो लेते हैं। ट्रेट थ्योरीज क्या होती हैं, ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बिहेवियर होता है। कलेक्शंस ऑफ मतलब कई सारे ट्रेट का ये कलेक्शंस होता है, जो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में 4 लोग हैं, ठीक है, आप समझ लो 4 लोग हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। किसी ने बोला ए जो है वो क्या है, बहुत चुप रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा चुप रहता है। बी जो है ये बहुत ज्यादा बोलता है। सी जो है ये थोड़ा बोलता है, थोड़ा नहीं भी बोलता। उसी तरह जो ये डी है ये भी उसी तरह है, ठीक। तो ये सब क्या है इनकी, ये लोग कैसे, जिससे लोग हमें रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, ये हमारी मतलब ये हमारी ट्रेट होती है, ये हमारी पर्सनालिटी होती है, जिससे लोग हमें पहचान पाते हैं, ठीक। ट्रेट थ्योरीज में हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे आपकी, एक चीज और यहाँ पे लिख लेना, ट्रेड जो होता है ना, इसको हम क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वांटिफाइड होती है, ये भी लिख लो यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होता है, क्वांटिफाइड होती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर ट्रेड हो, ठीक है, जो कोई स्पेसिफिक पर्सन है, वो हर पर्सन में पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर रहा है, तो हम क्वांटिफाई कर सकते हैं कि हाँ किसमें कितना ज्यादा है ये, ठीक है। कोई जैसे ये कुछ दो लोगों की पर्सनालिटी को अगर हमें कंपेयर करना है, ठीक है, एक एक्सट्रोवर्ट है, एक इंट्रोवर्ट है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, ठीक, वही चीज है यहाँ पे। अब सब यहाँ पे सबसे पहले आते हैं, इस ट्रेड थ्योरी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। अगर हम प्रॉपर्टीज में बात करते हैं ट्रेड थ्योरी में, प्रॉपर्टीज, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है इसकी, इसको आप लोग नोट डाउन करते रहना, है ना।
प्रॉपर्टीज में क्या आता है, सबसे पहले कीवर्ड में लिख रही हूं यहाँ पे, ठीक है, स्केलेबिलिटी। अभी इसको देखेंगे होता क्या है, स्केलेबिलिटी, ठीक है। दूसरा आता है आपका इन्फ्रेंस फ्रॉम बिहेवियर, इन्फ्रेंस फ्रॉम बिहेवियर, सभी लोग इसको नोट डाउन करते रहना, इन्फ्रेंस फ्रॉम बिहेवियर। देन आता है आपका ट्रेड्स आर लर्न, ये जन्मजात नहीं होती हैं, ट्रेड्स आर लर्न, हम इसको सीख सकते हैं, ठीक है। देन आता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ये चेंज होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये कुछ आपकी प्रॉपर्टीज थी ट्रेड्स की, ठीक है, जिसमें सबसे पहला था आपका स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये कैसा होता है, क्वांटिफाई होता है, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये क्वांटिटेटिवली है, ठीक है, क्वांटिटेटिवली कहने का मतलब ही हो जाता है, इसको हम क्या कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे। इन्फ्लुएंस फ्रॉम बिहेवियर की बात करें तो जो पर्सनालिटी ट्रेड्स होते हैं वो डायरेक्टली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट दे आर मैनिफेस्टेड इन अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज एंड वर्बल एक्सप्रेशन। मतलब क्या है, इन्फ्लुएंस फ्रॉम बिहेवियर में हम बात करें तो ये क्या होता है, जो पर्सनालिटी होती है, किसी की पर्सनालिटी है, हम वो डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व नहीं कर, कोई इंसान बहुत ऑनेस्ट है, हर सिचुएशन में वो ऑनेस्ट ही रहता है, क्या हम उसको फिर मतलब उसको क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे, डायरेक्टली देख पाएंगे उसकी ऑनेस्टी, नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो पर्सनालिटी जो ट्रेड्स होते हैं ना वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होते हैं, लेकिन क्या कैसे उसकी अगर ऑनेस्टी हमको पता करनी है तो हम कैसे पता करेंगे, जब नंबर ऑफ सिचुएशन वो ऑनेस्ट ही रहे, ठीक है, उसी एक्टिविटीज को हर सिचुएशन में वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, या फिर उसके वर्बल एक्सप्रेशन से हम उसको पहचान पाएंगे, उसके बिहेवियर से हम उसकी पर्सनालिटी को पहचान पाएंगे, ठीक है। जो ट्रेड्स होते हैं वो कैसा होता है, वो लर्नड होते हैं, ये क्या होता है, इंटरैक्शन होता है विद द इन्वायरमेंटल स्टिमुली, ये क्या होता है, इंटरैक्शन होता है इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के साथ। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, इसका जो नेचर होता है वो स्टैटिक नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो ये क्या थी, आपकी प्रॉपर्टीज थी और ये ट्रेड थ्योरी था, सिंपल सा इंट्रोडक्शन था आपका ये डायरेक्ट, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप अप्रोच में हम अगर टाइप थ्योरीज में बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपका कलेक्शन होता है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रेट होता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कॉमन नहीं रहता है यहाँ पे, ठीक है। कोई इंसान है बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होगा, कोई इंसान है बहुत कम होगा, कोई इंसान बहुत थोड़ा सा ही होगा, मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन वो ऑनेस्ट रहेगा नहीं, जब इसको लगेगा ऑनेस्ट रहना ऑनेस्ट है, जब लगेगा तो नहीं है ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये मतलब चेंज होता रहता है, फ्लेक्सिबल है आपका, ठीक। अब आगे आ जाओ, अब बात करते हैं यहाँ पे ऑलपोर्ट की ट्रेड थ्योरी, ठीक है, ऑलपोर्ट की ट्रेड थ्योरी पे बात करते हैं। मैं बहुत ज्यादा ऑलपोर्ट में नहीं लिखूंगी क्योंकि इसमें कई सारे कंसेप्ट है, ठीक है। तो जो मतलब जो की पॉइंट्स के थ्रू समझा सकती हूँ मैं उसी को बताती हूँ, ठीक है। ऑलपोर्ट्स की आपकी ट्रेड थ्योरी आती है, कॉपी में आप लोग भी इसी तरह बनाते रहिए, ठीक है। ऑलपोर्ट की ट्रेड थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है। अब ऑलपोर्ट की ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी क्या बोलती है, ये एम्फसाइज करती है यूनिकनेस ऑफ ए इंडिविजुअल, ठीक है। ये क्या करती है, जो इंडिविजुअल की यूनिकनेस है उसके बारे में बात करती है, ठीक है, इंडिविजुअल की यूनिकनेस के बारे में, लिख लो इसको, इंडिविजुअल की यूनिकनेस, ठीक है, इंडिविजुअल की यूनिकनेस के बारे में बताती है, ठीक है। एंड द इंटरनल कॉग्निटिव एंड मटेरियल इंटरनल कॉग्निटिव एंड मोटिवेशनल प्रोसेस है जो इन्फ्लुएंस करता है किसी के बिहेवियर को, ठीक है। इंटरनल, अभी मैं समझा भी दे रही हूँ, कॉग्निटिव एंड मोटिवेशनल, ठीक है। इंटरनल कॉग्निटिव एंड मोटिवेशनल प्रोसेस कहने का मतलब क्या है, समझो इसे। देखो, ऑलपोर्ट की जो थ्योरी है पर्सनालिटी की वो एम्फेसाइज करती है यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल
एंड द इंटरनल कॉग्निटिव एंड मोटिवेशनल प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। कहने का मतलब ये है, जो ओलपोर्ट है उनका कहने का मतलब ये था, जो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी होती है वो कैसी होती है, यूनिक होती है। इंडिविजुअल की पर्सनालिटी कैसी होती है, यूनिक होती है। उसका जो कॉग्निशन है, उसका जो मोटिवेशन है, ठीक है, वो क्या करता है, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल उसकी इंटेलिजेंस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसकी क्या हो गई, उसकी एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, उसका इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, ठीक है, उसका इंटेलिजेंस हो गया, उसका टेम्परामेंट हो गया, ठीक है, टेम्परामेंट हो गया, ठीक है, और क्या हो जाएगा उसका, उसका हैबिट हो गया, ठीक है, हैबिट हो गया, उसकी स्किल्स हो गई, है ना, उसका एटीट्यूड हो गया, उसका ट्रेट हो गया। ये सारा कुछ किस में आता है, आपकी ओलपोर्ट की ट्रेट थ्योरी में आता है। तो ओलपोर्ट की ट्रेट थ्योरी को अगर कम शब्दों में समझने की कोशिश करें तो ये क्या है, इंडिविजुअल जो होता है, जो भी इंडिविजुअल है उसके अंदर एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, उसके अंदर एक यूनिक पर्सनालिटी होती है, जो किसकी वजह से आती है, जो जो भी यूनिक पर्सनालिटी है या फिर उसका जो बिहेवियर है वो किसकी वजह से इफेक्ट करता है, उसके कॉग्निशन, उसकी मोटिवेशनल प्रोसेस की वजह से, ठीक है, मोटिवेशन की वजह से इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस, ठीक है, उसका टेम्परामेंट हो गया, उसकी हैबिट हो गई, उसकी स्किल हो गई, उसका एटीट्यूड हो गया, ये सारा कुछ, ठीक है। इसमें एक डेफिनेशन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, जिसमें ओलपोर्ट की डेफिनेशन कई सारे एग्जाम्स में आप देखोगे पूछी गई है। ओलपोर्ट की डेफिनेशन मतलब ओलपोर्ट क्या कहते हैं, ये क्या एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है एक, ये डेफिनेशन लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, एक मिनट, एग्जाम से पूछा भी। ओलपोर्ट की डेफिनेशन क्या है, ये क्या है, डायनेमिक जो पर्सनालिटी है, ये मैं पूरी डेफिनेशन ही लिख दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको लिख लो। बस ये आपको बुक में भी, अगर कोई बुक रेफर कर रहे हो तो वहां पे बुक में भी मिल जाएगी आपको ये, ठीक है। पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या फिर आपने कोर्स में अपना पढ़ा ही होगा, ठीक है। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनालिटी क्या है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में खाली वही लिख रही हूँ, विद इन द इंडिविजुअल, विद इन द इंडिविजुअल of those psychological system, of those psychological system that determines his unique adjustment to environment, that determines his unique adjustment to environment। ये लिख लेना आप लोग भी, ठीक है। मतलब क्या है, ओलपोर्ट के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी क्या है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। पर्सनालिटी क्या है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। पर्सनालिटी क्या है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी इंडिविजुअल का, उसके इंडिविजुअल की साइकोफिजिकल, ये साइकोफिजिकल है, एक सेकेंड को ये गड़बड़ कर लेती है मैंने, यहाँ पर ठीक कर लो। ये क्या है, आपका साइको फिजिकल सिस्टम है। Within the individual of those psychophysical system that determines his unique adjustment to behavior। मतलब क्या है, ओलपोर्ट जो थे उनका कहने का मतलब क्या था कि ये जो आपकी पर्सनालिटी है क्या है, वो क्या है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, जो उसके साइको फिजिकल जो सिस्टम होता है ना, उसका एडजस्टमेंट कैसे है इन्वायरमेंट के साथ, वो बताता है, ठीक है। अब इन्होंने 3 तरीके की पर्सनालिटी के बारे में बात किया था ओलपोर्ट ने 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बात किया था, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में इन्होंने बात किया था। जिसमें पहला है कार्डिनल, ठीक है, ऑर्डिनल एंड सेकेंडरी। क्या है आपका कार्डिनल ट्रीट, देन आता है आपका सेंट्रल ट्रेट, ऑर्डिनरी नहीं, सॉरी सेंट्रल, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है, सेंट्रल ट्रेट,
और सेकेंडरी ट्रेट, ठीक है, सेकेंडरी ट्रेट। 3 टाइप्स के ट्रेट ये दिए थे आपके ओलपोर्ट ने, याद रखिएगा, ठीक है, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेट। इसमें कोई दिक्कत? तो ओलपोर्ट समझ में आया कि ओलपोर्ट क्या होता है? ओलपोर्ट ने बोला था इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी होती है, इंडिविजुअल के अंदर एक यूनिक पर्सनालिटी होती है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका साइकोफिजिकल सिस्टम का, जो क्या डिटरमाइन करता है उसका एडजस्टमेंट कैसा है उसके इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वहाँ उसका इंटेलिजेंस देखा जाएगा, उसका टेम्परामेंट, उसका हैबिट हो गया, उसका स्किल हो गया, उसका एटीट्यूड हो गया। इन्होंने 3 टाइप्स की पर्सनालिटी के बारे में बात की थी, जिसमें सबसे पहला आता है आपका कार्डिनल ट्रेट, दूसरा आता है आपका सेंट्रल ट्रेट, तीसरा आता है आपका सेकेंडरी ट्रेट, ठीक है। इसके सिर्फ मैं यहाँ पे कीवर्ड्स लिख रही हूँ, ठीक है, की पॉइंट्स लिख रही हूँ और नहीं कुछ लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो बहुत सारा है। देखो कार्डिनल में अगर देखें क्या क्या आ जाता है, कार्डिनल ट्रेट जो होते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा गया, मैं वो लिख रही हूँ, ठीक है। कार्डिनल जो ट्रेट होते हैं ये मैंने वीडियो में डिस्कस भी किया है, जिसने नहीं देखा वो जाके देख लेगा, ठीक है, यूनिट 3 वाले में, ठीक है। कार्डिनल ट्रेट कैसे होते हैं आपके? रेयर होते हैं। कैसे होते हैं? रेयर होते हैं। अभी मैं इसको समझा भी दूंगी। रेयर होते हैं बट स्ट्रांगली डिटरमिनिस्टिक होते हैं, ठीक है, बट स्ट्रांगली डिटरमिनिस्टिक होते हैं, मतलब इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक। ये कैसे होते हैं? रेयर होते हैं और स्ट्रांगली डिटरमिनिस्टिक होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम सेंट्रल ट्रेट की। सेंट्रल ट्रेट कैसे होते हैं? ये ट्रेट कैसे होते हैं? कॉमन ट्रेट्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? आपके कॉमन ट्रेट्स होते हैं जो सब में पाए जाते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? कॉमन ट्रेट्स होते हैं जो सब में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो ये कॉमन ट्रेट्स होते हैं ये क्या करते हैं? वेरी करते हैं, डिग्री मतलब पर्सन टू पर्सन ये क्या करते हैं? वेरी करते हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ये कैसे होते हैं? डिटरमिनिस्टिक होते हैं, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये कॉमन ट्रेड्स है जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब सेकेंडरी ट्रेड्स की बात करते हैं। सेकेंडरी ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जो सभी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, all present in all individuals and can influence their behavior, but secondary traits are strongly dependent upon immediate context। मतलब क्या है? ये जो secondary traits होते हैं वो जो आपका immediate context होता है, ठीक है, ये लिख लो, immediate context, ठीक है। इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट पे क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। मतलब क्या है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये रिएक्ट करते हैं, मतलब हमेशा ये नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, हमेशा नहीं आपको ये दिखाई देंगे, ये कभी कभी आते हैं। सेकेंडरी ट्रेट्स क्या होते हैं? ये कभी कभी आते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन हम कार्डिनल ट्रेट की बात करें, ये कैसे होते हैं? रेयर होते हैं, ठीक है, लेकिन स्ट्रांगली डिटरमिनिस्टिक होते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। जो सेंट्रल ट्रेट होते हैं वो क्या करते हैं? सभी पीपल्स में होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। सेंट्रल ट्रेट्स जो क्या करते हैं? हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। हम क्या इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। जब हम सेकेंडरी ट्रेट्स की बात करते हैं तो सेकेंडरी ट्रेट्स हमारे जो होते हैं वो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि ये कभी किसी सिचुएशन में बाहर आता है, कभी कभी मतलब बाहर आता है। अब देखो इसको आगे ऐसे समझो। अब कार्डिनल ट्रेट जो है वो कैसे, अभी मैंने बताया, ये क्या होता है? एक पर्सन की एक एक करके इसको रुको एक बार समझा देती हूँ मैं। हाँ, ये जो कार्डिनल ट्रेट्स है ऐसा समझो इसको, ये हो गया कार्डिनल, ठीक है, ये हो गया आपका सेंट्रल, ये हो गया आपका सेकेंडरी। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ इतना समझा दूंगी कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। जो कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? स्पेशल ट्रेट्स होते हैं विच प्रोवाइड यूनिकनेस। ये क्या देते हैं? यूनिकनेस प्रोवाइड करते हैं। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? यूनिकनेस। लाइक गांधी जी, अभी बात करते हैं उसकी। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? यूनिकनेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, टू द पर्सन टू नोन एज कार्डिनल ट्रेट। अगर हम किसी के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देख रहा है, ठीक है, तो वो क्या है? कार्डिनल है उसकी, ठीक है। अब होती क्या है?
देखो, जैसे ये कैसे होते हैं आपके, रेयर होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं आपके, रेयर होते हैं, डिटरमिनिस्टिक होते हैं, कैसे होते हैं, डिटरमिनिस्टिक होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मतलब ये ऐसे ट्रेट होते हैं, द कार्डिनल ट्रेट इज ऑब्जर्व्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द बिहेवियर्स थ्रू आउट वंस लाइफ, मतलब एक एक इंसान के अंदर पूरी लाइफ में उसको, मतलब जैसे गांधी जी हैं, ठीक है, गांधी जी ने क्या दिया था, अब्राहम लिंकन है, ठीक है, वो किसके लिए फेमस है, उनकी ऑनेस्टी के लिए फेमस है। महात्मा गांधी किसके लिए फेमस है, नॉन वायलेंस के लिए। इसका एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, ये किसके लिए फेमस है, अपनी नॉन वायलेंस के लिए, ठीक है, इस फिलॉसफी के लिए, ये थ्रू आउट द लाइफ हमेशा रहेगी किसी, ठीक है। उसके अलावा आपके अब्राहम लिंकन हो गए, ठीक है, अब्राहम लिंकन हो गए, ठीक है, ये किसके लिए फेमस है, ऑनेस्टी के लिए फेमस है ना। तो ये क्या होते हैं, कार्डिनल ट्रेड्स जो अपने आप में किसी पर्सन को यूनिकनेस देते हैं, ठीक है, द स्पेशल ट्रेड विच प्रोवाइड यूनिकनेस टू द पर्सन इज नोन एज द कार्डिनल ट्रेड, ठीक है। कार्डिनल ट्रेड्स कैसे होते हैं, रेयर होते हैं और मतलब डिटरमिनिस्टिक होते हैं, ठीक है, वो किसी की लाइफ को डेवलप करने का काम करते हैं, ये क्या करते हैं, किसी की लाइफ को डेवलप करने का काम करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं सेंट्रल ट्रेड की, सेंट्रल ट्रेड क्या क्या होते हैं, ये कोर ऑफ द पर्सनालिटी बोलते हैं, ठीक है, कोर ऑफ द पर्सनालिटी, ठीक है, सेंट्रल ट्रेड्स क्या होते हैं, हमारे कोर ऑफ द पर्सनालिटी होते हैं, लाइक आपकी ऑनेस्टी होगी, ठीक है, ऑनेस्टी हो गई आपकी, ठीक है, उसके अलावा क्या, कोई इंसान जो सोशल है, ठीक है, सोशेबिलिटी हो गई आपकी, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका, और जो आपके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएंगे, सोशल है, ठीक है, हैप्पी है, ठीक है, ये सारी चीज जो कॉमन ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, जो कॉमन ट्रेड्स होते हैं वो सारी किसमें आ जाएंगे, आपके सेंट्रल ट्रेड्स में आ जाएंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, वेरी करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, वेरी करते हैं, ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन क्या करते हैं, वेरी करते हैं, और ये डिटरमिनिस्टिक नहीं होते हैं, ये क्या नहीं होते हैं, डिटरमिनिस्टिक नहीं होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं सेकेंडरी के, जैसे यहाँ पे आपका शाय नेचर किसी का आ जाता है ना, कोई इंसान ऑनेस्ट है, कोई इंटेलिजेंट है, ठीक है, हम किसी पर्सन को बोल रहा है, ठीक, तो वो क्या होता है, कोर ऑफ द पर्सनालिटी, जो भी चीजें आपकी आती हैं कॉमन, ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो, कॉमन जो ट्रेड्स होते हैं जो सब में पाए जाते हैं, ये सब में पाए जाते हैं, कॉमन ट्रेड्स ये सब में नहीं पाए जाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं सेकेंडरी ट्रेड्स, सेकेंडरी ट्रेड जो होते हैं आर समटाइम्स रिलेटेड टू एटीट्यूड्स और प्रेफरेंस, इसको हम रिलेट कर सकते हैं एटीट्यूड और प्रेफरेंस के साथ। उसके अलावा ये कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं, ये कैसे होते हैं, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं, ठीक, मतलब और बोल सकते हो इसको, ये इसको ऐसे बोलो, ये सेकेंडरी ट्रेड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो किस मतलब ये ऐसे ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो किसी पर्सन को बहुत ज्यादा, बहुत कम इफेक्ट करते हैं, ठीक है, बहुत कम इफेक्ट करते हैं। उसके अलावा किस, ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंडेंट होते हैं कि किस सिचुएशन में हमें कैसे बिहेव करना है, ठीक है, किस सिचुएशन में हमें कैसे बिहेव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे शादी में जा रहे हो, है ना, शादी में गए, वहां पे आपको पहननी थी शेरवानी, ठीक ठीक, अब जैसे वैसे आप जनरली क्या पहनते हो, जींस पहनते हो, है ना, लेकिन जब शादी में जाओगे तो आप क्या पहनोगे, शेरवानी पहनोगे, तो ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, ये क्या है, कॉन्टेक्ट मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप जो काम करते हो वो क्या होता है, आपका कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है, वो क्या होता है, आपकी सेकेंडरी ट्रेट होते हैं। सेंट्रल ट्रेट क्या होते हैं, जो कॉमन होते हैं हर किसी में। कार्डिनल ट्रेट्स क्या होते हैं, जो किसी पर्सन को यूनिक बनाते हैं, ठीक है, किसी पर्सन को यूनिक बनाते हैं, ये रेयर होते हैं, डिटरमिनिस्टिक होते हैं, ठीक। तो हमने क्या देख लिया, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, टाइप्स ऑफ मतलब ट्रेड्स की जो आप ऑलपोर्ट ने 3 टाइप्स की पर्सनालिटी दी थी, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ऑलपोर्ट ने कुछ टर्म्स को बताया था, एक मिनट, जिसमें सबसे पहले आता है आपका फंक्शनल ऑटोनॉमी, ठीक है, लिख लो से, फंक्शनल ऑटोनॉमी, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ इससे, फंक्शनल ऑटोनॉमी। अब ये फंक्शनल ऑटोनॉमी होती क्या, पहले ये समझ लो,
उसके बाद मैं इसके की पॉइंट्स लिख देती हूँ। ठीक, देखो अगर हम फंक्शनल ऑटोनॉमी की बात करें तो ये क्या होता है, एक मिनट को, फंक्शनल ऑटोनॉमी की बात करें तो पर्सनालिटी क्या है, एक सिस्टम है। पर्सनालिटी इज अ सिस्टम। पर्सनालिटी क्या होती है, एक सिस्टम है। इसको ऐसे समझो, अगर मैं इसमें निकालूं, पर्सनालिटी क्या है, एक सिस्टम है। देखो इसको ऐसे समझो, फंक्शनल ऑटोनॉमी में ओलपोर्ट ने बोला कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो एक सिस्टम है दैट इज ग्रोइंग डायनेमिकली। ठीक है, जो ग्रो कर रही है डायनेमिकली और बाय मोटिवेशन। जो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही जब ओलपोर्ट की बात कर रहे थे तो वहां पे इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया था कि एक डेफिनेशन लिखा था वहां पे कि उन्होंने बताया पर्सनालिटी क्या होती है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, किसी का बिहेवियर का, किसी के ट्रेट का जिस तरह से वो एडजस्ट करता है अपने इन्वायरमेंट में, उसी तरह फंक्शनल ऑटोनॉमी में इन्होंने बोला कि जो पर्सनालिटी होती है, ठीक है, पर्सनालिटी होती है वो क्या है, एक सिस्टम है। इसको ऐसे लिखो, पर्सनालिटी इज अ सिस्टम। पर्सनालिटी इज अ सिस्टम, ये क्या है, एक सिस्टम है जो ग्रो करती है। जो ग्रो करती है कैसे, डायनेमिकली। ठीक है, जो ग्रो करती है डायनेमिकली। ठीक है, डायनेमिकली ग्रो करती है और बाय मोटिवेशन। और बाय मोटिवेशन, ये ध्यान रखिएगा, और बाय मोटिवेशन। ये चीज समझ में आई कि फंक्शनल ऑटोनॉमी को बोलते हैं कार्यात्मक स्वायत्तता। ठीक है, जिसमें पर्सनालिटी क्या है, एक सिस्टम है जो डायनेमिकली या फिर किसी मोटिवेशन से ग्रो करती है। ठीक, इसके अलावा इन्होंने इसमें क्या बात की, ओलपोर्ट ने यहाँ पे बोला जो हमारा पास्ट होता है। ठीक है, इन्होंने इंडिविजुअल के पास्ट पे कम फोकस किया। इन्होंने बोला पास्ट इज पास्ट। इन्होंने क्या बोला, जो पास्ट है वो पास्ट है। मतलब किसी के प्रेजेंट को बताने के लिए, किसी के प्रेजेंट को बताने के लिए इन्होंने इंडिविजुअल के पास्ट को कंसिडर नहीं किया। जो इंडिविजुअल का पास्ट होता है, ठीक है, इंडिविजुअल का जो पास्ट है, ठीक है, उसको इन्होंने कंसिडर नहीं किया था। यहाँ पे इन्होंने बोला ओलपोर्ट डिड नॉट कंसंट्रेट ऑन इंडिविजुअल पास्ट टू कंप्रीहेंड देयर प्रेजेंट। उसके प्रेजेंट को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए इन्होंने उसके पास्ट को कंसिडर नहीं बोला। इन्होंने बोला कि पास्ट इज पास्ट। ये क्वेश्चन में आता है कि आपका कि कौन थे जिन्होंने पास्ट के बारे में बात की, पास्ट को कंसिडर नहीं किया था उसके प्रेजेंट को बताने के लिए, तो वो कौन थे, फंक्शनल ऑटोनॉमी में ओलपोर्ट ने बोला था कि किसी के प्रेजेंट को बताने के लिए उसके पास्ट को पास्ट को कंसिडर उस पर कंसंट्रेट नहीं करना है। पास्ट हमेशा पास्ट ही रहता है। एंड टूडेज मोटिव्स आर ऑटोनॉमस फ्रॉम द पास्ट। जो हमारे आज की जो मोटिव्स हैं वो कैसे हैं, ऑटोनॉमस है फ्रॉम द पास्ट। ठीक, तो ये था आपका फंक्शनल ऑटोनॉमी। तो फंक्शनल ऑटोनॉमी में समझ में आ गया कि फंक्शनल ऑटोनॉमी क्या होती है। यहाँ पे इसके अलावा इन्होंने साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी के बारे में भी बात की थी। ठीक है, साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी भी आता है यहाँ पे। ठीक है, ये भी लिख लो, साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी भी आता है। ठीक, तो फंक्शनल ऑटोनॉमी क्या है, फंक्शनल ऑटोनॉमी क्या है, एक फंक्शनल ऑटोनॉमी में एक ओलपोर्ट ने आइडिया बताया था इस थ्योरी का कि जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक सिस्टम है जो डायनेमिकली ग्रो करती है और बाय मोटिवेशन। ठीक है, जिसमें जो हमारा पास्ट होता है, किसी इंडिविजुअल के प्रेजेंट को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए पास्ट पे इन्होंने कंसंट्रेट नहीं किया था। इन्होंने बोला जो हमारा पास्ट है वो पास्ट है और टुडेज मोटिव्स आर ऑटोनॉमस फ्रॉम द पास्ट। ये बात इन्होंने फंक्शनल ऑटोनॉमी की थी। ठीक, उसके बाद आता है एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम बार बार डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं, ये होता है क्या, ये भी देख लो यहाँ पे। ठीक, ये सारी चीजें लिख लेना, इससे ज्यादा नहीं आपको समझ जानने की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और आप देखना PYQ करना, तो इसमें आपको ये टॉपिक मिलेंगे भी। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसको ऐसे समझो, यहाँ पे क्या होते हैं, जो आपके जितने भी ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, अभी डेफिनेशन में पढ़ा था, इसका मतलब क्या है कि इसे हम जो भी हमारे ट्रेड्स हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एक मिनट, ठीक है, दे कैन बी इजिली रिकॉग्नाइज्ड, लिख लो इसको। ठीक है,
जो भी हम, एक मिनट, हाँ, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इसको, एक मिनट, हाँ देखो, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपका, हाँ, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो भी ट्रेड्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो भी ट्रेड्स होते हैं, जितने भी ट्रेड्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज होने की वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है, और डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई, जो हमारे ट्रेड्स हैं वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको क्या करेंगे, इजिली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, डिटरमाइन कर पाएंगे, ठीक है। और कुछ मतलब जो कुछ ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, ये जो ट्रेड्स हैं आपके, जिसको हम लोग डिटरमाइन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, किसी के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, किसी के बिहेवियर को हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्ट कर पाएंगे, ठीक। तो ये है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल सा, इसमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं समझना है। और इसके अलावा एक चीज यहाँ पे ये भी समझ लो, ये इन्फ्लुएंस किससे करता है, ये जो ट्रेड्स होते हैं, ये इन्फ्लुएंस किससे करता है, हमारे इन्वायरमेंट को से, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस होता है हमारे इन्वायरमेंट से। तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन सिंपल से यही है, ऑलपोर्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रेड एज अ बीइंग organized dynamically. This means that they can be easily recognized or determined, ये कह सकते हो, ठीक। अब आगे आ जाओ, इन्होंने साइकोलॉजिकल, जो आपका था साइकोफिजिकल सिस्टम, आगे बताओ, साइकोफिजिकल सिस्टम, ठीक है, ये कुछ टर्म्स है, इसको लिखते जाओ आप लोग, ठीक। साइकोफिजिकल सिस्टम, साइको फिजिकल सिस्टम। अब साइको फिजिकल सिस्टम क्या होता है ये समझो। साइको फिजिकल जो सिस्टम होता है, साइको फिजिकल का मतलब क्या होता है, पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट माइंड एंड बॉडी। जो पर्सनालिटी होता है, मतलब साइको फिजिकल का जो मतलब होता है, एक मिनट इसे ऐसे लो, जो साइको फिजिकल का मतलब है, ठीक है, साइको फिजिकल का मतलब क्या है, ये जो पर्सनालिटी है वो रिफ्लेक्ट क्या करती है, पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट माइंड एंड बॉडी। ये बात समझ में आई, पर्सनालिटी हमारी माइंड और बॉडी दोनों को रिफ्लेक्ट करती है। ओवरऑल हम कह सकते हैं ये क्या होता है, हमारा टोटल ऑर्गेनिज्म, टोटल ऑर्गेनिज्म, अभी आगे और बात करेंगे इसका, टोटल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पर्सनालिटी जो होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है बोथ माइंड एंड बॉडी, दैट इज द टोटल ऑर्गेनिज्म। अब ये जो सिस्टम होता है, इसमें क्या क्या आता है आपके साइकोफिजिकल में, आपकी हैबिट्स आती हैं, ठीक है, आपकी क्या आती है, हैबिट्स आती हैं, आपका एटीट्यूड आता है, एक मिनट, हाँ, एटीट्यूड आता है, ठीक है, और क्या आता है, आपका सेंटीमेंट्स आता है ना, सेंटीमेंट्स आता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डिस्पोजिशन होता है वेरियस काइंड का, ठीक है, वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज का डिस्पोजिशन होता है यहाँ पे, डिस्पोजिशन ऑफ वेरियस काइंड, ठीक है, ये भी बोल दो, वेरियस काइंड, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, आपकी इसमें बोल सकते हैं, ये आइदर लेटेंट, मतलब ये कभी कभी छुप जाते हैं और कभी कभी मतलब एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। ये साइकोफिजिकल जो सिस्टम्स होते हैं, जो हमारा सेंटिमेंट्स है या फिर जो भी हमारा टोटल ऑर्गेनिज्म में जो भी एक्टिविटीज हैं, वो कभी क्या होता है कि आपकी लेटेंट होती हैं, ठीक है, या फिर कभी कभी आपकी एक्टिव भी हो जाती हैं, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, विच मे बी आइदर लेटेंट और एक्टिव। तो ये क्या आपका साइकोफिजिकल सिस्टम है, ठीक। तो साइकोफिजिकल सिस्टम क्या था आपका, ये शब्द की तरह है जो हमें ये बताता है, साइकोफिजिकल सिस्टम की जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारा पर्सनालिटी है, ये मन और शरीर दोनों को बताता है, माइंड और दोनों को बताता है, या फिर बोल सकते हैं टोटल ऑर्गेनिज्म को बताता है। यहाँ पे कई सारी चीजें आती हैं, लाइक हमारी आदत हो गई, हमारा एटीट्यूड हो गया, हमारी भाव सेंटिमेंट्स, हमारी भावनाएं कैसी हैं, या फिर हमारा स्वभाव कैसा है ना। तो ये सारी चीजें, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये जितने भी सिम्टम्स हैं, वो कभी कभी क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, मतलब कभी कभी एक्टिव रहते हैं और कभी कभी लेटेंट भी हो जाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं प्रोप्रियम, ठीक, ये भी आया हुआ है आपका, ठीक है, प्रोपियम, यहाँ पे लिख लो। समझने में कोई दिक्कत उम्मीद है नहीं हो रही होगी, और जो मैं समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है।
एग्जाम्स है आपके फरवरी वाले हो जाएं, उसके बाद हम इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे स्लाइड्स के थ्रू, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल रिवीजन सीरीज के लिए मैं ज़्यादा नहीं डिटेल में जा रही। सॉरी, हाँ, प्रोप्रियम की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बोला जो पर्सनालिटी है वो क्या है, इज नॉट बंडल ऑफ अनरिलेटेड ट्रेड, ठीक है, इसको लिख लो यहाँ पे। पर्सनालिटी पर्सनालिटी इज नॉट बंडल ऑफ ट्रेड, ठीक है, बंडल ऑफ ट्रेड, ठीक है। पहली बात, पर्सनालिटी क्या है, बंडल ऑफ ट्रेड नहीं है, ठीक। दूसरी बात आ जाओ, ठीक है, पर्सनालिटी कैसी होती है, कंसिस्टेंट, मतलब पर्सनालिटी वो कैसी होती है, मतलब ये ऐसे जो ट्रेड्स होते हैं ना, जो पर्सनाल traits in a personality which have between them a consistency and unity and integration। मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो इसको ऐसे समझो, इसको अगर मैं समझाऊं, जो पूरा ऑर्गेनिज्म है, द इंटायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, द इंटायर ऑर्गेनिज्म, इसी को इन्होंने क्या बोला है, प्रोपियम। सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो, जो पूरा हमारा ऑर्गेनिज्म है, पूरे संगठन को हम क्या बोलते हैं, ऑलपोर्ट ने क्या बोला था, प्रोपियम कहा था, ठीक है। पर्सनालिटी क्या होता है, एक क्लियर ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कुछ प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो भी ट्रेड्स होते हैं उसमें क्या होती है, कंसिस्टेंसी होती है, यूनिटी होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन होता है। तो ये प्रोपियम का कंसेप्ट है, जिसमें से सिंपल से दो बातें आपको याद रखनी है प्रोपियम में। जो प्रोपियम था उसमें ओलपोर्ट ने ये क्लियर किया, जो हमारी पर्सनालिटी होती है दैट इज नॉट द बंडल ऑफ द ट्रेड, ये ट्रेड बंडल नहीं है, ये क्या है, सिर्फ एक लक्षण है, ये क्या है, ये सिर्फ एक ट्रेट है, ठीक है। इन्होंने बोला पर्सनालिटी इज नॉट अ बंडल ऑफ ट्रेड, ये क्या है, सिर्फ ट्रेट है, ओनली ट्रेट्स है, ठीक है। ये क्या है, ये सिर्फ ट्रेट्स हैं which have been which, इसको लिख लो, which have been, इस चीज को ध्यान रखना, which have been, sorry, which have, एक मिनट, which have between them a consistency, unity and integration। प्रोपियम का बहुत छोटा सा कंसेप्ट है ये, ठीक। इन्होंने क्या बोला कि जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो बंडल, मतलब क्या, वो बंडल नहीं है, कई सारे अनरिलेटेड जो ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, कई सारे जो अनरिलेटेड ट्रेड्स होते हैं, ये कौन से ट्रेड्स हैं, अनरिलेटेड, ठीक है, अनरिलेटेड ट्रेड्स का बंडल नहीं है, ये क्या है, ये एक तरीके से वो लक्षण है, ये वो ट्रेट है जो कि जिसके बीच में क्या होता है, कंसिस्टेंसी होती है, यूनिटी होता है, इंटीग्रेशन होता है, ठीक। ओवरऑल उन्होंने पूरे ऑर्गेनिज्म को बोला प्रोपियम। तो और प्रोपियम क्या होता है, हमारा इंटायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो ये पर्सनालिटी होती है उसमें क्लियर और ये इस पूरे एक स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कुछ प्रिंसिपल से गवर्न होता है, ठीक। तो ये प्रोपियम का कंसेप्ट था। अब बात करते हैं प्रोपिएट फंक्शनिंग की, नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक। कंसेप्ट ऑफ प्रोप्रिएट फंक्शनिंग, एक बार मैं फिर से भी रिकॉल करा दूंगी जो भी मैंने बताया है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ प्रोप्रिएट फंक्शनिंग। अब प्रोप्रिएट फंक्शनिंग का कंसेप्ट क्या है, देखो अगर यहाँ पे इन्होंने दो व्यूज के बारे में बात की, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रोप्रिएट फंक्शनिंग। कंसेप्ट ऑफ प्रोप्रिएट फंक्शनिंग में उन्होंने दो व्यूज के बारे में बात किया। एक बात की थी फेनोमेनोलॉजिकल व्यू, ठीक है, फेनोमेनोलॉजिकल व्यू, ठीक है। दूसरी बात की थी उन्होंने फंक्शनल व्यू। किसकी बात की थी, फंक्शनल व्यू। अब ये दोनों होता क्या है और ये कंसेप्ट क्या कहता है वो भी समझते हैं, ठीक है। फेनोमेनोलॉजिकल व्यू और फंक्शनल व्यू, दो व्यूज के बारे में बात की थी, ठीक है। ऑलपोर्ट ने कंसेप्ट ऑफ प्रोप्रिएट फंक्शनिंग में बताया, जो ये मतलब यहाँ पे इन्होंने कंसेप्ट ऑफ सेल्फ के बारे में बात की। किसके बारे में बात की, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, इसको ऐसे याद रखो।
कंसेप्ट ऑफ सेल्फ के बारे में, ठीक है, जिसमें इन्होंने दो कंसेप्ट के बारे में बात की। एक होता है फेनोमोलॉजिकल व्यू, एक होता है हमारा फंक्शनल व्यू। अब फेनोमोलॉजिकल व्यू क्या होता है, वो डिस्क्राइब करता है सेल्फ को, वो सेल्फ को कैसे डिस्क्राइब करता है, एज एक्सपीरियंस थिंग्स दैट ह्यूमन सी एज इसेंशियल, सेंट्रल एंड वार्म। मतलब यहाँ पे उसने जो भी चीजें एक्सपीरियंस की, जो भी चीजें उसने देखी, उसको उन्होंने सेल्फ का कंसेप्ट बताया, ठीक। और ये जो फंक्शनल व्यू है वो कहाँ से आया, ग्रीव इनटू अ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इटसेल्फ। मतलब इन्होंने यहाँ पे देखो, इसको ऐसे समझो, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, रुको। जिसने पढ़ा होगा उसको तो समझ में आ रहा होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा थोड़ा उसके लिए दिक्कत है, ठीक है। फेनोलॉजिकल व्यू में बोला कि जो हमारा सेल्फ है, ठीक है, वो कैसा है, सेल्फ एज एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, सेल्फ एज एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, थिंग्स दैट ह्यूमन सी, ठीक है, जो ह्यूमन देखता है, ठीक है, या उसको इसेंशियल लगता है, ठीक है, वो सारी चीजें, मतलब कह सकते हो कि उसमें ये वो सारी चीजें आती है जो किसी भी इंसान के लिए इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, वो उसको सेंटर मानता है, तो वो एक फिनोमेना को कर ले सकते हो कि जो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो वो चीज है जो जो एक्सपीरियंस करता है, वो उसको लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसको वो कहाँ पे आती है, हमारी फेनोमोलॉजिकल व्यूज में आती है। तो फेनोमोलॉजिकल व्यू क्या होता है, डिस्क्राइब एज द सेल्फ एज एक्सपीरियंस थिंग्स दैट ह्यूमन सी एज इसेंशियल। मतलब वो थिंग्स जो ह्यूमन को इसेंशियल लगती हैं, ठीक है, ह्यूमन को क्या लगती हैं, इसेंशियल लगती हैं, या फिर सेंट्रल लगती है, मतलब जो इंपॉर्टेंट लगती है, जो भी चीजें ह्यूमन को इंपॉर्टेंट लगती हैं, वो सारी कहाँ पे आती है, हमारी फिनोमोलॉजिकल व्यू में आती है। लेकिन फंक्शनल व्यू में जब हम आते हैं तो वहां पे इन्होंने 7 फंक्शंस के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी, 7 फंक्शन, इंपॉर्टेंट है ये, 7 फंक्शंस के बारे में बात की थी। अब ये 7 फंक्शंस होते क्या है, ठीक है, जो किसी की लाइफ में भी ये 7 फंक्शंस आते हैं आपके। सबसे पहले इसको आपको क्या करना है, उससे याद रखना है, सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। फंक्शनल व्यू में 7 फंक्शंस की बात की थी, ठीक है। जो 7 फंक्शन, और ये जो 7 फंक्शन इन्होंने बताए थे, वो कहाँ से आया था, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अब जब डिटेल में बात करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, अभी के लिए इतना समझ लो, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ, जहाँ पे इन्होंने 7 फंक्शंस के बारे में बात की थी, जो नॉर्मली मतलब कुछ पीरियड्स में आते हैं ह्यूमन की लाइफ में, ठीक है। जिसमें क्या आता है आपका, सेल्फ आइडेंटिटी, ये कहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, एक मिनट को, ये जो 7 फंक्शंस है इसको लिख लो, ये 7 फंक्शंस है। अब 7 फंक्शंस में क्या क्या आता है वो लिख लो। 7 फंक्शंस में आता है सेल्फ आइडेंटिटी, सबसे पहला क्या आता है, सेल्फ आइडेंटिटी, सीक्वेंस से पूछ लिया जाता है, सेल्फ आइडेंटिटी, ठीक। दूसरा आता है आपका सेंस ऑफ बॉडी, क्या आता है आपका, सेंस ऑफ बॉडी, ठीक। तीसरा आता है आपका सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम। चौथा आता है आपका सेल्फ इमेज, ठीक। फिर आता है आपका सेल्फ सेल्फ एक्सटेंशन, ठीक है। देन आता है आपका प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग, अभी मैं समझा भी दे रही हूँ उसे, प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग, ठीक। लास्ट क्या है आपका, रैशनल कॉपिंग, ठीक है, रैशनल कॉपिंग, दिख रहा है ना, रैशनल कॉपिंग, ठीक। तो 7 फंक्शन में क्या आ गया, सेल्फ आइडेंटिटी आ गया आपका, ठीक है, और क्या आ गया आपका, सेंस ऑफ बॉडी आ गया, सेल्फ स्टीम आ गया, सेल्फ इमेज आ गई, सेल्फ एक्सटेंशन आ गया, प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग आ गई, और रैशनल कोपिंग आ गई, ठीक। तो ये सारी चीजें किस में आ गई आपकी, 7 फंक्शन में, 7 जो फंक्शंस थे, इन्होंने फंक्शनल व्यू में बात की थी। ये कहाँ से आए थे, आपके थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट से आए थे, कहाँ से आए थे, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट से आए थे, ठीक। और तो इसमें कुछ रह नहीं जाता है, हाँ, कंसेप्ट ऑफ प्रोप्रिएट फंक्शनिंग, ठीक है।
आज पीछे हमने जो जो समझा एक बार समझ लें फिर से। हमने यहाँ पे ट्रेड थ्योरी के बारे में बात की। ट्रेड थ्योरी क्या होती है हमारी, कि ये मोड ऑफ बिहेवियर है, जो एक यूनिक पैटर्न है, जो डिग्री टू डिग्री वेरी करता है इंडिविजुअल में। स्टेबल रिएक्शंस होते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। प्रॉपर्टीज इसकी देखी, ट्रेड थ्योरी की स्केलेबिलिटी की देखा, जिसे हम इसे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटेटिव है। इन्फ्रेंस फ्रॉम बिहेवियर, ट्रेड लर्न कर सकते हैं, और ये फ्लेक्सिबल होता है। ऑलपोर्ट की ट्रेड थ्योरी में देखा, इंडिविजुअल के अंदर एक यूनिकनेस होती है, ठीक है, इसका एक जो उसकी पर्सनालिटी होती है वो कैसी होती है, डायनेमिक होती है, और डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी भी इंडिविजुअल का या फिर उसके साइकोफिजिकल सिस्टम का, जिससे वो क्या करे, अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर पाए। जिसमें 3 टाइप्स ऑफ ट्रेड्स के बारे में हमने बात की, कार्डिनल ट्रेड, सेंट्रल ट्रेड एंड सेकेंडरी ट्रेड। जो कार्डिनल ट्रेड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं, रेयर होते हैं, है ना, और डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, लाइक आपके महात्मा जी हो गए, है ना, महात्मा जी हो गए, और अब्राहम लिंकन हो गए, अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। महात्मा गांधी आपके नॉन वायलेंस के लिए फेमस थे, ठीक है। तो ये मतलब कार्डिनल ट्रेट वो ट्रेट होते हैं जो किसी की पर्सनालिटी को यूनिक बनाते हैं। सेंट्रल ट्रेट वो होते हैं जो कॉमन होते हैं, हर किसी में पाए जाते हैं, कोई शाय है, कोई ऑनेस्ट है, कोई सोशल है, लेकिन ये क्या होते हैं, वेरी करते हैं, डिग्री टू डिग्री वेरी, मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये क्या करते हैं, वेरी करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंडरी ट्रेट में। सेकेंडरी ट्रेट किस पे डिपेंड करते हैं, एटीट्यूड या फिर प्रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं, मतलब ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं। लाइक अगर आपको शादी में जाना है तो आप वहां पे जींस पहन के, मतलब जैसे मैं गर्ल्स में बात कर रही हूँ, ठीक है, तो आप जींस पहन के तो जाओगे नहीं, तो वहां पे आपको क्या कुछ मतलब इंडियन ही पहनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, मतलब कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करते हो, ठीक। जिसमें इन्होंने कुछ एस्पेक्ट के बारे में बात की, जिसमें फंक्शनल ऑटोनॉमी आता है। फंक्शनल ऑटोनॉमी में बोला जो पर्सनालिटी होती है ये एक सिस्टम है जो डायनेमिकली ग्रो करती है और बाय मोटिवेशन। जिसमें इन्होंने बात की, इन्होंने बोला ऑलपोर्ट ने इंडिविजुअल के पास्ट पे कंसंट्रेट नहीं किया, उसके प्रेजेंट को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। उन्होंने बोला पास्ट इज पास्ट, और जो पर्सन होता है उसके प्रेजेंट को हम लोग उसके पास से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी के बारे में भी यहाँ पे बात की। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्या होती है, जो भी ट्रेड्स होते हैं वो डायनेमिकली ऑर्गेनाइज होते हैं, सो दैट हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं उनकी हेल्प से किसी के बिहेवियर को, और ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं इन्वायरमेंट से, ठीक। आगे आ जाओ, यहाँ पे साइकोफिजिकल सिस्टम के बारे में भी इन्होंने बात की। इन्होंने बोला इसमें जो हमारा साइकोफिजिकल टर्म है वो ये बताता है कि जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो माइंड और बॉडी को रिफ्लेक्ट करती है। ओवरऑल हम कह सकते हैं जो टोटल ऑर्गेनिज्म होता है हमारा। अब ये टोटल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यहाँ पे प्रोपियम होता है, जो हमने अलग में बात की थी। यहाँ पे हमारा जो हैबिट है, एटीट्यूड है, सेंटिमेंट है, ठीक है, हमारा जो स्वभाव है, ठीक है, वो कभी कभी एक्टिव रहता है और कभी कभी छुप जाता है। मतलब ये कभी कभी क्या होता है, हम बहुत अच्छे से बिहेव करने लगते हैं, कभी कभी वो हमारा जो एटीट्यूड होता है, वो जो हैबिट होती है, मतलब लेटेंट कहीं गायब हो जाती है, ठीक है। फिर प्रोप्रियम में आते हैं, ये क्या होता है, पर्सनालिटी। जिन्होंने बोला जो पर्सनालिटी होती है वो अनरिलेटेड ट्रेड का बंडल नहीं है, ये पूरे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रोपियम बोलते हैं। जिसमें ये क्या होती है, जो अनरिलेटेड ट्रेड्स है उसका बंडल नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ट्रेड है जो विच हैव बिटवीन देम जिनके बीच में कंसिस्टेंसी होती है, यूनिटी होती है और इंटीग्रेशन होता है। उसके बाद उन्होंने कंसेप्ट ऑफ अप्रोप्रिएट फंक्शनिंग में बात की, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ को, इसके उन्होंने 2 व्यूज बताए, एक फेनोमोलॉजिकल व्यू बताया, एक फंक्शनल व्यू बताया। फेनोमोलॉजिकल व्यू में इन्होंने बोला जो भी इंसान को इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो एसेंशियल है ह्यूमन के लिए, ठीक है, जो उसके लिए सेंट्रल है, ठीक है, जिसको वो एक्सपीरियंस कर सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आती है। फंक्शनल व्यू में उन्होंने थ्योरी, जो फंक्शनल व्यू है वहां पे थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इटसेल्फ के बारे में बात की और 7 फंक्शंस के बारे में बात की। जिसमें पहला आता है सेल्फ आइडेंटिटी, दूसरा आता है सेंस ऑफ बॉडी, फिर आता है सेल्फ स्टीम, देन आता है आपका सेल्फ इमेज, फिर आता है आपका सेल्फ एक्सटेंशन, फिर आता है अप्रोप्रिएट स्ट्राइविंग, फिर आता है आपका रैशनल कोपिंग। यहाँ पे आपका ऑलपोर्ट खत्म हो गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, हम लोग केटल की बात करते हैं जल्दी से, ठीक है, जैसे आपका ये ट्रेड कंप्लीट हो जाए, ठीक। अब बात करते हैं केटल की ट्रेड थ्योरी के बाद में, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख कर भी बताइएगा, ठीक है। मैं कुछ और करने की कोशिश करूंगी इसमें, स्लाइड्स पे भी लाने की, ठीक है। केटल्स की थ्योरी पे आ जाते हैं, ठीक है। कैटल की थ्योरी पे आते हैं। कैटल ने क्या दिया था, जो कैटल थे इन्होंने मतलब क्या किया था, फैक्टर एनालिसिस
एक मिनट कहाँ गया, इन्होंने फैक्टर एनालिसिस का मेथड यूज किया था। अभी देखेंगे फैक्टर एनालिसिस होती क्या है। फैक्टर एनालिसिस को यूज किया था, ठीक है, फैक्टर एनालिसिस यूज किया था। केटल की जो थ्योरी थी, मतलब उन्होंने इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी होती है उसको कैसे बताया था, फैक्टर एनालिसिस मेथड के थ्रू बताया था। उन्होंने 16 पर्सनालिटी फैक्टर के बारे में बात की थी। 16 पर्सनालिटी फैक्टर में क्या क्या आपका है, 16 पीएफ सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, 16 पीएफ के जो दिया था वो भी इन्होंने दिया था, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने कई सारे ट्रेट्स के बारे में बात की, जिसमें बेसिकली आपका आता है, ठीक है, सोर्स ट्रेट। अभी इन सबको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। सोर्स ट्रेट, सरफेस ट्रेट, सरफेस ट्रेट है ना, और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट, कॉन्स्टिट्यूशनल होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट हो गया। इन्वायरमेंटल ट्रेट होता है, बहुत सारे ट्रेट्स है उसमें, ठीक है। एनवायरमेंटल ट्रेट हो गया, आप लोग नाम लिखते जाओ इसके। इन्वायरमेंटल ट्रेट हो गया, इन्वायरमेंटल मोल्ड ट्रेट बोलते हैं इसको, है ना, मोल्ड ट्रेट लिख लो इसे, मोल्ड ट्रेट, ठीक। और इसके अलावा अब ये जो पर्सनालिटी होता है, ठीक है, इन जो ये मेथड्स है उसके लिए इन्होंने 3 मेथड दिए थे यहाँ पे। 3 मेथड कौन से थे आपके, एल डेटा, ठीक, क्यू डेटा, अभी हम समझेंगे, अभी लिख लो, जैसे ये सारे अगर वर्ड्स आए तो समझ जाओ कि हाँ यहाँ का है, ठीक है, क्यू डेटा और ये टी डेटा, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ ये इसलिए लिखा है कि आप लोग समझ पाओ कि ये सारी चीजें केटल की थ्योरी में आती हैं, ठीक है। अब आगे आ जाओ, केटल की जो थ्योरी थी वो किसने दिया था, रेमंड केटल ने दिया था, ठीक है। इन्होंने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स ऑफ क्वेश्चनएयर के बारे में बात की थी, ठीक। अब इसमें अब जो मैंने लिखा है एल डेटा, क्यू डेटा, ये होता क्या है। अगर हम एल डेटा की बात करते हैं, अगर हम एल डेटा के बारे में बात करें तो एल डेटा क्या होता है, क्यू डेटा क्या होता है और टी डेटा क्या होता है। जो एल डेटा होता है वो क्या करता है, लाइफ जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको रखता है, ठीक है, ये क्या है, लाइफ रिकॉर्ड्स, भी समझा रही हूँ क्या है, ठीक। क्यू डेटा में क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन आ जाएगा, क्या आएगा आपका, क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। टी डेटा में क्या आ जाएगा आपका, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आ जाएगा। अब इसको समझ लो, होता है क्या, लाइफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है, केटल ने जो डेटा होते हैं कलेक्ट करने के, जो मतलब केटल कलेक्टेड डेटा फ्रॉम द रेंज ऑफ, मतलब कई बहुत सारे, मतलब 4000 लोग थे कुछ, ठीक है, उनसे क्या किया था उन्होंने, डेटा कलेक्ट किया था, ठीक। और उसके लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज का यूज किया था, जिसमें एल डेटा आता है, क्यू डेटा आता है, टी डेटा आता है। जो एल डेटा होता है ये क्या होता है, लाइफ रिकॉर्ड डेटा होता है, सच एज आपका स्कूल के ग्रेड्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और कितना आप एब्सेंस थे या प्रेजेंट थे, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर हम क्वेश्चन आयर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन आयर में इन्होंने क्या किया था, क्वेश्चन आयर बनाया था इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को बताने के लिए, जिसमें इन्होंने 16 पीएफ 16 पर्सनालिटी फैक्टर का भी यूज किया था। फिर आता है टी डेटा, ये क्या होता है आपका, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, ये क्या होता है आपका, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, एक मिनट, ये क्या होता है आपका, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, जिसे डिजाइन किया गया था, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है जिसे क्या किया था इन्होंने, एक मिनट, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है जिसको इन्होंने डिजाइन किया था पर्सनालिटी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये जो टी और क्यू डेटा है, एक मिनट, ये जो टी और क्यू डेटा है, ये जो है ना, इसको मैथमेटिकल टेक्निक की तरह यूज किया था, जिससे हम लोग फैक्टर एनालिसिस बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी की पर्सनालिटी को बताने के लिए इन्होंने इसको एज अ मैथमेटिकल टेक्निक की तरह यूज किया था, मैथमेटिकल टेक्निक की तरह यूज किया था, जिससे ही हम लोग बोल देते हैं फैक्टर एनालिसिस, ठीक। इसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें अब होता क्या है वो तो पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने डिटेल में नहीं जा रही हूँ। मैंने केटल की थ्योरी में सिर्फ इतना बताया आपको, इसे रेमंड केटल ने दिया था, जिन्होंने 16 पीएफ के बारे में यहाँ पे बात की थी, फैक्टर एनालिसिस का मेथड यूज किया था, ठीक है।
कई सारे ट्रेट्स आते हैं इसमें, सोर्स ट्रेट आता है, सरफेस ट्रेट आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट आता है, इन्वायरमेंटल मोल्ड ट्रेट आता है। ठीक है, अब इन डेटा को कलेक्ट करने के लिए उन्हें एल डेटा का यूज किया, क्यू डेटा का यूज किया, टी डेटा का यूज किया। ठीक है, सोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए इन सारे सोर्सेज का यूज किया। एल डेटा रखता है लाइफ रिकॉर्ड्स को, क्यू रखता है क्वेश्चन आयर को, टी रखता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट को, और क्यू और टी का जो डेटा होता है दोनों को मिलकर इन्होंने एज अ मैथमेटिकल टेक्निक की तरह यूज किया, जिसे हम लोग बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस। ठीक, कैटल ने जो ये कैटल ने बोला जो ह्यूमन होते हैं, ठीक है, ह्यूमन्स आर इननेटली ड्राइवन बाय अर्जेस। जो ह्यूमन होते हैं वो मतलब उसका मतलब उन्हें क्या होता है, उनको उनके अंदर हंगर होता है, क्यूरियोसिटी होती है, एंगर होता है, फियर होता है, और कई सारे मोटिवेशंस होते हैं। ठीक है, इसके लिए उन्होंने दो इंटेलिजेंस की बात की थी। ठीक है, दो इंटेलिजेंस की बात की थी, एक मिनट। ठीक है, दो इंटेलिजेंस की बात की थी। ठीक है, एक आता है फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे लिख नहीं सकती इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं कर रही। ठीक है, जो कीवर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके, खाली मैं वही बता रही हूँ आपको। ठीक है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, ये आपके बीएड में था, एमएड में भी था अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ठीक है, ये ऐसी यूनिट है कि सबने अगर बीएड एमएड किया है तो पढ़ा जरूर होगा कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ठीक है, फ्लूइड इंटेलिजेंस की जो होता है, ठीक है, जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो करता है, अलाउ करता है पर्सन को टू लर्न न्यू थिंग रिगार्डलेस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो क्या बताता है कि पर्सन को नई चीजों को लर्न करना चाहिए। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस। लेकिन अगर हम उसी जगह क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन प्रायर एक्सपीरियंस, मतलब प्रायर एक्सपीरियंस का यूज करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो। मतलब यहाँ पे ऐसे लिख लो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं न्यू थिंग्स को, लर्न न्यू थिंग्स रिगार्डलेस ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस। ठीक है, इसी जगह यहाँ पे बोलता है प्रॉब्लम को सॉल्व करो, सॉल्व प्रॉब्लम बाय प्रायर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस है और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है। ठीक, और इसके अलावा इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था लेकिन वो पूछा नहीं जाता, उसे छोड़ दो। अब आ जाओ आगे, जहाँ पे हम बात करते हैं कैटल के जो ट्रेड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कैटल ने सरफेस ट्रेड दिया था, सोर्स ट्रेड दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कई सारे ट्रेड्स दिए थे, तो हम कुछ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है आपका सोर्स ट्रेड। ठीक है, सॉरी सरफेस ट्रेड, और ये सरफेस और सोर्स ट्रेड इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सरफेस ट्रेड की। सरफेस ट्रेड क्या होता है, कीवर्ड्स को लिखते जाओ यहाँ पे। सरफेस ट्रेड कैसे होते हैं, आर वेरी ऑब्वियस एंड कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड बाय अदर पीपल। ठीक है, इसे लिख लो पहले, तो मैं समझाती हूँ। इजिली, ये मैंने आगे स्लाइड में भी बात की है, आइडेंटिफाइड बाय अदर पीपल। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैंने कैटल की थ्योरी को एक्सप्लेन भी किया है, वो देख लेना वीडियो में जाके। ठीक है, ये कैसे, और उसके अलावा सोर्स ट्रेड में आ जाओ, किधर गया पेन, एक मिनट। सोर्स ट्रेड, सोर्स ट्रेड में आ जाओ, ये क्या होता है लिख लो पहले, तब फिर समझाती हूँ। सोर्स ट्रेड जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेस विजिबल टू अदर्स। कैसे होते हैं, लेस विजिबल टू अदर्स। ये कैसे होते हैं, लेस विजिबल होते हैं अदर्स को। ठीक है, इन्होंने बोला कैटल ने जो सोर्स ट्रेट होते हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं इन डिस्क्राइबिंग पर्सनालिटी। ठीक है, जो सोर्स ट्रेट होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं किसी की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए।
ठीक है, किसी को पर्सनालिटी को अगर हमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, सोर्स ट्रेट का यूज करेंगे, सरफेस ट्रेट को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब सरफेस ट्रेट होता क्या है, अब इसको समझो। जो सरफेस ट्रेट होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल सीम्स टू हैंग टुगेदर। मतलब ऐसे समझो, जो आपकी सरफेस जैसे आपका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती नहीं है कि इनडिसिसिवनेस हो गया, रेस्टलेसनेस हो गया, है ना। मतलब कई सारी जो आपकी सरफेस स्टेट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, रुको इसको ऐसे यहाँ से समझो, स्लाइड में मैं समझा दे रही हूँ, एक मिनट इधर आ जाओ, यहीं पे है। हाँ, कैटल ने सरफेस स्टेट के बारे में बोला है, एज द नेम सजेस्टेड दीज आर द फाउंड ऑन द फेरीफेरी ऑफ द पर्सनैलिटी। मतलब जो सरफेस स्टेट होते हैं वो फेरीफेरी ऑफ द पर्सनैलिटी, कहने का मतलब क्या है, ये जो हमारा डे टू डे इंटरेक्शन होता है ना लोगों के साथ, ये उसमें आते हैं हमारे, किसमें, सरफेस स्टेट हमारे। ठीक है, तो ये क्या होता है, डे टू डे, मतलब जो ऐसे एक्सप्रेशन जो होते हैं जो एक्सप्लिसिट होते हैं। ठीक है, मतलब हर इंसान इसको पहचान सकता है सरफेस स्टेट को। एक मिनट, लैपटॉप चार्ज पे लगा दो। सरफेस स्टेट्स कैसे होते हैं कि ये क्या होते हैं, फेरी फेरी ऑफ द पर्सनालिटी। मतलब ये क्या करते हैं, जो डे टू डे हमारा रिफ्लेक्शन इंटरेक्शन होता है पर्सन के साथ उस टाइम पे जो बिहेवियर होता है हमारा, जो ट्रेट होते हैं, वो सारे क्या में आते हैं, सरफेस स्टेट में आते हैं। लेकिन उसी जगह जब हम सोर्स ट्रेट की बात करते हैं, तो सोर्स ट्रेट क्या होते हैं, हमारे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। मतलब ये लोगों को ज्यादा दिखते नहीं है, दीज ट्रेट्स आर नॉट ऑब्जर्वेबल इन अ डे टू डे इंटरेक्शन ऑफ द person. Source traits are some source traits are come to notice when some of the source traits are joined together. मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, जब कई सारे सरफेस ट्रेट एक साथ मिलते हैं, तब हमारा क्या बनता है, सोर्स ट्रेट, ऐसे समझो। ठीक है, कई सारे सरफेस ट्रेट जब मिलते हैं आपस में, तो हमारा क्या बनता है, हमारा सोर्स ट्रेट बनता है। फॉर एग्जाम्पल सोशेबिलिटी हो गया, अनसेल्फिशनेस हो गया, किसी का ह्यूमर हो गया, तो ये सारा कुछ किसमें आता है, हमारा सोर्स स्टेट में आता है, जिसमें क्या होता है कि कई सारे सरफेस स्टेट। और सरफेस स्टेट्स कैसे होते हैं हमारे, ये एक ऐसा बिहेवियर है जो डे टू डे जब हम किसी के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो वो दिखता है। और जो ये सोर्स ट्रेट होते हैं, ये कैसे होते हैं, कम दिखते हैं, लेस विजिबल होते हैं। ठीक है, ये एक तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्सनालिटी भी बोला जाता है। आगे आ जाओ, कीवर्ड्स पे यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। एक मिनट, हाँ इधर आ जाओ। ये क्या होते हैं हमारे जो सोर्स ट्रेट सरफेस, हाँ सोर्स ट्रेट होते हैं, ये क्या होते हैं, ब्लॉक ऑफ पर्सनालिटी भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी भी बोलते हैं। ठीक है, जब कई सारे सोर्स ट्रेट आपस में मिलते हैं, तो क्या बनता है, हमारा सरफेस ट्रेट बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सरफेस ट्रेट। यहाँ पे क्या होता है, डीपर लेवल ऑफ पर्सनालिटी पे हम लोग जाते हैं। ठीक है, डीपर लेवल में बात करते हैं। ठीक, तो ये सोर्स और सरफेस ट्रेट्स हो गया। ठीक, अब आगे आ जाओ, यहाँ पे बात करते हैं आगे, यहाँ पे और भी जो ट्रेड्स हैं उनके बारे में। सोर्स ट्रेट, जो ये सोर्स ट्रेट है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, फर्दर क्लासिफाइड किया। ये तुम्हारे आपके फर्दर क्लासिफाइड होते हैं दो पार्ट में। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट। कॉन्स्टिट्यूशनल, रुको मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, एक मिनट, एक मिनट रुको। देखो ये जो ट्रेट होते हैं ऐसे समझो। ठीक है, हमने यहाँ पे दो तरह की ट्रेट के बारे में बात की। एक थी सोर्स, ठीक है, एक थी सरफेस। ठीक है, ये जो सरफेस ट्रेट होते हैं फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हुए। पहला क्या आया, कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा क्या आया, इन्वायरमेंटल, मोल्ड। ठीक है, अब समझ में आया। ठीक, तो दो तरीके के ट्रेट हो गए। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स क्या होते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स क्या होते हैं? देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स वो होते हैं ड्राइव फ्रॉम द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द पर्सन। ठीक है, इसको सिर्फ सिंपल से ऐसे लिख लो, ड्राइव फ्रॉम द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द पर्सन। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड्स वो होते हैं जो बायोलॉजिकल और फिजिकोलॉजिकल जो कंडीशन होती है पर्सन की, ठीक है, उनके थ्रू आते हैं। ठीक, उसी जगह इन्वायरमेंटल की हम अगर बात करते हैं, इन्वायरमेंटल मोल ट्रेड्स की बात करें तो ये कहाँ से डिटरमाइन किया जाता है? आर डिटरमाइंड बाय इन्फ्लुएंसेस, आर डिटरमाइंड बाय इन्फ्लुएंसेस इन सोशल एंड फिजिकल एनवायरमेंट। ठीक है, ये कहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं? इन्फ्लुएंस फ्रॉम सोशल एंड फिजिकल एनवायरमेंट। ठीक है, सिर्फ मैंने की पॉइंट लिखा है, पूरा डिटेल में नहीं गई हूँ मैं यहाँ पे, तो बहुत सारी चीजें हैं कि इसमें फिर आगे क्या होता है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल आपका ट्रेट आ रहा है तो ये ध्यान रखिएगा बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चीजें यहाँ पे आते हैं। ठीक, इन्वायरमेंट होता है तो वहाँ पे सोशल और फिजिकल एनवायरमेंट आता है। ट्रेट दो टाइप के होते हैं, एक सोर्स ट्रेट होता है, एक सरफेस ट्रेट होता है। अगर हम सोर्स ट्रेट की बात करते हैं, ये इजिली दिख जाते हैं, सॉरी सरफेस ट्रेट जो होते हैं वो इजिली हमें दिख जाते हैं, डे टू डे जो हम इंटरेक्शन करते हैं लोगों के साथ वो सारे सरफेस ट्रेट में आते हैं। उसी जगह जो सोर्स ट्रेट होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है सरफेस ट्रेट का, जो लेस विजिबल होते हैं किसी में। ठीक है, अब आ जाओ सोर्स ट्रेट को ही हमने फिर ये जो सोर्स ट्रेट है फर्दर और क्लासीफाई हुआ है। ठीक, इसको मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, अब ये सोर्स स्टेट ही, ठीक है, ये जो सोर्स स्टेट है, ठीक है, ये अब इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया मोडालिटी थ्रू विच दे आर एक्सप्रेस्ड। ठीक है, सोर्स स्टेट, एक मिनट, यहाँ पे हम किसके थ्रू देख रहे हैं? मोडालिटी थ्रू विच आर एक्सप्रेस्ड, जिसमें आता है सबसे पहले एबिलिटी, टेम्परामेंट एंड डायनेमिक ट्रेट्स। एबिलिटी, टेम्परामेंट एंड डायनेमिक। ठीक है, तीन टाइप के हो गए, टेम्परामेंट एंड डायनेमिक। ये कैसे आए हैं? सोर्स स्टेट मोडालिटी थ्रू, मोडालिटी लिख लो इसे, मोडालिटी, ठीक है, थ्रू विच दे आर एक्सप्रेस। ठीक है, सोर्स स्टेट ऑफ मोडालिटी के बेसिस पे हमने इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया, एबिलिटी, टेम्परामेंट एंड डायनेमिक। जब हम एबिलिटी की बात करते हैं तो एबिलिटी का मतलब ही क्या होता है? पर्सन की स्किल्स, पर्सन की इफेक्टिवनेस, किसी भी डिजायर को, किसी भी गोल को फुलफिल करने के लिए उसकी स्किल क्या है, ठीक है, उसका स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है, मतलब ऐसे ले सकते हो, पर्सन स्किल एंड इफेक्टिवनेस इन परसुइंग अ डिजायर गोल। ठीक, वो आएगा आपका एबिलिटी ट्रेट में। उसी जगह जब हम टेम्परामेंट की बात करेंगे तो उसके इमोशंस आएगा, उसके स्टाइल्स आएंगे, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है बिहेवियर की, वो सारा कुछ आ जाएगा। ठीक, डायनेमिक में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये रिफ्लेक्ट करेगा जो मोटिवेशनल एलिमेंट है ह्यूमन के बिहेवियर का। मैं इसे लिख दूं क्या थोड़ा सा, या आप लोग लिख ही लो, एक मिनट रुको। एबिलिटी ट्रेट में क्या आता है? पर्सन की स्किल आती है, ठीक है, और क्या आता है? उसका इफेक्टिवनेस। ठीक, टेम्परामेंट में क्या आता है? उसका इमोशनल, ठीक है, इमोशनल साइड जो होता है, या फिर इसका स्टाइलिश साइड जो होता है, ठीक है, साइड जो होता है। डायनामिक में बात करते हैं, ये मोटिवेशनल एलिमेंट होता है। ये क्या होता है? मोटिवेशनल एलिमेंट होता है, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर का, ह्यूमन बिहेवियर का। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत? तो ये मोडालिटी के बेसिस पे सोर्स ट्रेट को हमने क्लासिफाई कर लिया। ठीक, उसके अलावा कुछ और भी ट्रेट आते हैं। एक कॉमन ट्रेट होता है, एक यूनिट ट्रेट होता है। कॉमन ट्रेट वो होते हैं जो आपके हर किसी में कॉमन रहते हैं। यूनिक ट्रेड वो होते हैं जो
कुछ पीपल ही शेयर कर पाते हैं, ठीक है, सब में नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका केटल का ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। केटल की थ्योरी में हमने बात क्या कर ली कि इन्होंने दो तरह की इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी, फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। फ्लूइड में इन्होंने बोला जो लर्निंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, न्यू लर्निंग को हमें सीखना चाहिए, प्रायर एक्सपीरियंसेस के बारे में यहाँ पे नहीं बोला इन्होंने फ्लूइड में। क्रिस्टलाइज ने बोला जो अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, प्रायर एक्सपीरियंस की हेल्प से होनी चाहिए, जहाँ पे इन्होंने LQT डेटा के बारे में भी बात की। उसके बाद इन्होंने सोर्स स्टेट, सरफेस स्टेट के बारे में बताया, सरफेस सोर्स स्टेट को फर्दर क्लासिफाइड किया कॉन्स्टिट्यूशनल और इन्वायरमेंटल मोड में, ठीक है। उसके बाद इसको और हम मोडालिटी की बेसिस पे हमने जब इसको क्लासिफाई किया तो उसमें एबिलिटी आ गया, टेम्परामेंट आ गया और डायनामिक आ गया, ठीक। अब बात करते हैं इजैंक की, ठीक है। यहाँ पे आपका ट्रेड जो अब है थ्योरी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। इजैंक लास्ट है, ये ट्रेड यहाँ पे खत्म हो जाएगा। हैंस इजैंक्स, देखो हैंस इजैंक ने क्या किया था, इन्होंने भी फैक्टर एनालिसिस का यूज किया था। किसका यूज किया था, फैक्टर एनालिसिस का इन्होंने भी यूज किया था, ठीक है। टू आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ ट्रेड, पैटर्न ऑफ ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए, पैटर्न ऑफ ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने भी क्या किया था, फैक्टर एनालिसिस का यूज किया था, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया जो पर्सनल के 3 डायमेंशंस के बारे में इन्होंने बात की थी, ठीक है। 3 डायमेंशन में क्या इन्होंने क्या बोला था, ठीक है। 3 टर्म्स में इन्होंने बताया। सबसे पहले इन्होंने बताया, इन्होंने बात किया एक्सट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, ठीक है। फिर बात की न्यूरोसिटिज्म, न्यूरोसिटिज्म। फिर बात की इन्होंने साइकोसिटिज्म, साइकोसिटिज्म, ठीक है। न्यूरो, साइको, एक्सट्रो, ऐसे याद कर लो, न्यूरो, साइको, एक्सट्रो, इसके बारे में बात की थी, ठीक है। इन्होंने 3 मेजर डायमेंशंस बताई, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोसिटिज्म एंड साइकोसिटिसिज्म, ठीक है। अब बात करते हैं जो एक्सट्रोवर्जन होता है, जो एक्सट्रोवर्जन होता है, इसको सिर्फ कीवर्ड से लिखो। जो एक्सट्रोवर्जन होता है या ये किसके साथ रिलेट करता है, डिग्री ऑफ सोशबिलिटी, किसके साथ रिलेट करता है, डिग्री ऑफ सोशबिलिटी, ठीक है। अभी आगे बताती है और क्या होता है। न्यूरोसिटिज्म की अगर हम बात करते हैं तो न्यूरो का मतलब क्या, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। साइकोसिटिज्म की अगर हम बात करें, ये कहाँ पाएगा, डिग्री टू विच रियलिटी इज डिस्टॉर्टेड, डिग्री टू विच रियलिटी इज डिस्टॉर्टेड, ठीक। अब देखो इसमें समझो, ये जो इन्होंने 3 डायमेंशंस के बारे में बात की, एक्सट्रोवर्जन में जिन्होंने बताया सोशबिलिटी, सोशल चीजों की मतलब डिग्री ऑफ सोशबिलिटी की बात की, न्यूरोसिटिज्म में इन्होंने इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में बात की, और साइकोसिटिज्म में इन्होंने डिग्री टू विच रियलिटी इज डिस्टॉर्टेड, ठीक है। मतलब इन्होंने सबसे पहले समाज के बारे में बात की, फिर उन्होंने भावनाओं के बारे में बात की, ठीक है, फिर वास्तविकता के बारे में यहाँ पे बात की, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने बताया कि ये जो 3 डायमेंशंस हैं अगर एक्यूरेटली हम यूज करें तो मतलब ये जो 3 चीजें हैं ना, ये किसी के बिहेवियर को, ये तीनों डायमेंशन किसी के बिहेवियर को क्लियरली बता सकते हैं, ठीक। इसके बाद आ जाओ, इन्होंने बिग 5 एक थ्योरी थी वो भी दिया था, वो भी देख लो आगे, आगे आ जाओ इधर। बिग 5, मैं थोड़ा जल्दी करूँगी, काफी टाइम हो गया, ठीक है। बिग 5 जो थी ये कब डेवलप हुई थी, 1949 में डेवलप हुई थी, ठीक है। इसमें मैं सिंपल सा, ये बिग 5 है क्या खाली मैं वो लिख दे रही हूँ, ठीक है। देखो ये बिग 5 जो था वो क्या था, पर्सनालिटी ट्रेट थे, ठीक है, पर्सनालिटी ट्रेट थे, ठीक। और इसमें ये देख सकते हो इसमें बिग 5 क्या क्या है, ये देखो पहले। 4 5 बिग 5 में आ जाओ, इसमें एक्सट्रोवर्जन आता है, फिर बता रही हूँ क्या है, एक्सट्रोवर्जन आता है,
ठीक है। और क्या आता है, अच्छा पूछा जाता है ये बिग फाइव किसने दिया है, ठीक है, किसमें आता है, एग्री, इसे लिखो, एग्रीनेस, एग्रीबेलनेस आ गया, ठीक है। फिर कॉन्सिस्टेशनस आ गया, क्या आ गया, कॉन्साइंटिनेस आ गया, ठीक। फिर आ गया इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। फिर आ गया आपका ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ठीक है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ठीक है, जिसे हम लोग बोल देते हैं ओशियन, ठीक है, पूछते हैं ये ओशियन कहाँ पे आया था, ओपननेस टू एक्सपीरियंस आता है, ठीक है। अब देखो इसको देखो ये जो बिग फाइव थी ये ओरिजिनली डेवलप कब हुई थी, 1949 में हुई थी। ये 5 बिग पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो ये थ्योरी डेवलप की गई थी D.W. फिश्के ने, ठीक है, इसको ऐसे लिखो, किसने डेवलप की थी इसे, D.W. फिश्के ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। और इसके बाद इसको कई सारे लोगों ने एक्सपेंड किया था, लाइक नॉर्मन हो गए, स्मिथ हो गए, गोल्डबर्ज हो गए, ठीक है, ये सारे लोग थे, इन्होंने इसको एक्सपेंड किया था, ठीक है। आज के टाइम में जो ये बिग थ्योरी है वो कौन सी आती है, एक्सट्रोवर्जन आती है, एग्रीबलनेस आती है, कॉन्सिस्टेंस आती है, इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, और ओपन एक्सपीरियंसेस, ओपन टू एक्सपीरियंस आता है, ठीक है। अब ओपन टू एक्सपीरियंस जो डायमेंशन है पर्सनालिटी का, तो वो वहां पे क्या आता है आपका, इमेजिनेशन आता है, क्या आता है आपका, इमेजिनेशन आता है, यहाँ पे क्या आता है आपका, इमेजिनेशन आता है, ठीक है। दिख नहीं रहा है, इस पे आ जाओ, इमेजिनेशन आता है यहाँ पे, ठीक है, क्या आता है आपका, इमेजिनेशन आता है, सेंसिटिविटी आती है, इमेजिनेशन आता है, सेंसिटिविटी आती है, ठीक है, क्यूरियोसिटी आती है, ठीक है। वैसे तो आपको नाम ही खाली याद रखना है ये सारे 5 का, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कॉन्सिस्टेशनस में आ जाओ, ठीक है, कंसाइटिवनेस में आ जाओ, जो क्या करता है, ये कैसा होता है, मेजर इज अ मेजर ऑफ रिलायबिलिटी दैट डिस्क्राइब समवन हु इज रिस्पॉन्सिबल, डिपेंडेबल, परसिस्टेंट एंड ऑर्गेनाइज, मतलब वो पर्सन को बताता है जो डिपेंडेबल है, परसिस्टेंट है, या फिर ऑर्गेनाइज्ड है। एक्सट्रोवर्जन की बात करें तो ये एक्सट्रोवर्जन का मतलब क्या है, वो लोग जो सोशल होते हैं, ठीक है, ग्रेगरियस होते हैं, असर्टिव होते हैं, वो लोग जो सोशल होते हैं, ठीक है, और ग्रीगेरियस होते हैं, अभी हम लोग ने आगे जो पढ़ा था एक्स्ट्रा और एंट्रो, उसी की बात है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, एजर्टिव होते हैं, ठीक है, ये चीज याद आती है। एग्रीबेलनेस में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है आपका, हु इज गुड इन नेचर, ठीक है, जो लोग गुड होते हैं इन नेचर, ठीक है, गुड इन नेचर, और कोऑपरेटिव होते हैं, कोऑपरेटिव, ठीक है, ऐसा समझ जाना, कोऑपरेटिव होते हैं, हम उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, वो सारे इसमें आ जाता है। न्यूरोसिटिज्म, न्यूरोसिटिज्म अगर उसमें था ना, हाँ, न्यूरोसिटिज्म भी देख लो यहाँ पे, 3 5 1, न्यूरोसिटिज्म मैंने यहाँ पे बताया नहीं बताया, हाँ ठीक है, न्यूरोसिटिज्म हो गया आपका, इमोशनल एबिलिटी स्टेबिलिटी आता है, ठीक है। तो ये बिग फाइव हो गया आपका, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे ये देख लो, ये लिख लो जरा सा, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका ओपननेस टू एक्सपीरियंस होता है ना, ये जो आपका ओपननेस टू एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये क्या करता है, चैलेंज करने का काम करता है, चैलेंज करने का, ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब क्या है, ये क्या मतलब एक तरीके से हम कैसे एक्ट करते हैं, कैसे हम रिएक्ट करते हैं, ये सारी कैसे हम सोचते हैं, ठीक है, ये सारी अभी, अच्छा इसे देखो पहले, इमोशनल स्टेबिलिटी में वही आ जाता है आपका न्यूरोसेटिज्म, ठीक है। यहाँ पे फिर जो आपका ये आता है कंसाइस्टेडनेस, इसमें बात की जाती है कमिटमेंट की, इसकी बात की जाती है कमिटमेंट की, ठीक है। और इसमें आ जाओ एक्स्ट्रावर्जन में क्या होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस आ जाता है आपका, कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक। एग्रीएबलनेस में हम 4 C's के बारे में अभी बात करते हैं, ये 4 C's हैं क्या, ठीक है, अभी देख लेते हैं, ठीक। उसके अलावा न्यूरोसिटिज्म ये आपका क्या करता है, कंट्रोल, कंट्रोल आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये 4 C's का मतलब क्या है, मतलब कैसे हम एक्ट करते हैं, कैसे हम रिएक्ट करते हैं, कैसे हम थिंक करते हैं, मतलब यहाँ पे 4 C's का कंसेप्ट आता है, जिसमें हम बात करते हैं कंट्रोल, लिख लो 4 C's में, कंट्रोल, कमिटमेंट, ठीक है, चैलेंज और कॉन्फिडेंस, ठीक है।
मतलब ये जो सीज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये 4 सीज का कंसेप्ट है एक तरीके से, ठीक है, जो यहाँ पे यूज किया गया 5 बिग थ्योरी में, जिसमें ओपनेस टू, अगर एक्सपीरियंस से बात करें तो यहाँ पे चैलेंज आता है उन सी में, इमोशनल स्टेबिलिटी में बात करें यहाँ पे कंट्रोल आता है, कॉन्सियसनेस में कंसाइसनेस में बात करें यहाँ पे कमिटमेंट आता है, और एग्रीएबलनेस में ये चारों सीरीज का कंसेप्ट आता है, कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम देखते हैं, कैसे हम रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीजें। एक्सट्रोवर्जन में हम कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारा, ठीक है, आगे आ जाओ। ठीक, अब ये यहाँ पे आपका ये इजान का भी खत्म हो गया, बिग 5 भी खत्म हो गया। अब बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में चलो देख लेते हैं थोड़ा सा, एक और देख लेते हैं, रुको, फिर आपकी वो रह जाएगी खाली फ्राइड वाला जो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। थ्योरी बहुत ज्यादा, एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो फिर आसानी रहेगी, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में कौन आते हैं आपके, कॉल रोजर्स, ठीक है, पहले नाम लिख लो, कॉल रोजर्स हो गए, ठीक। इन्होंने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी मतलब इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी पर्सनालिटी की, ठीक है। अब ये कॉल, अब इसको ऐसे देखो, इन्होंने जो कॉल रोजर थे, ठीक, कॉल रोजर ने क्या दिया था, पहले समझ लो ये है क्या, देखो कॉल रोजर एक क्या थे, इन्फ्लुएंशियल ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, एक मिनट, अच्छा सही से लिख दो। देखो कार्ल रोजर क्या थे, एक इन्फ्लुएंशियल ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने पर्सनालिटी थ्योरी में बात की थी, ठीक है। इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कार्ल रोजर्स थे, ठीक है, जो ये कार्ल रोजर थे, ठीक है, इन्होंने इंपॉर्टेंस किसको दी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, इसको भी कीवर्ड्स की तरह आप यूज कर सकते हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी को दी, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो टेंडेंसी होती है वो किसी की ह्यूमन टू शेप द ह्यूमन पर्सनालिटी, ठीक है। रोजर का ये मानना था, वो बिलीव करते थे, इन्होंने मतलब कि पर्सन जो डेवलप करते हैं ना, वो कंसेप्ट ऑफ सेल्फ के बारे में इन्होंने बात की थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले बोला था, जिसके बारे में इन्होंने बोला था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड द सेल्फ कंसेप्ट। सिर्फ जो की पॉइंट है खाली मैं वही उतना ही लिखूंगी इसमें, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सेल्फ कंसेप्ट के बारे में इन्होंने बोला। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सेल्फ कंसेप्ट में इन्होंने क्या बोला, ये जो थ्योरी थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ह्यूमनिस्टिक सर्कुलर, इन्होंने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के बारे में बात की, ठीक है। किसके बारे में बात थी यहाँ पे, इन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इन्होंने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के बारे में बात की, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे बात की, ठीक है। ये जो हमारा इनका ये कहते थे, ही बिलीव दैट एवरीवन एग्जिस्ट इन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस, दैट दे आर द सेंटर, ठीक है। इन्होंने इसमें एक टर्म यूज किया था, फेनोम फेनोमेंटल फील्ड, ठीक है। ये सारे टर्म्स आप लोग लिख लो, ठीक है, और तो इसमें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारा है, लेकिन जो आपके टर्म्स आए हैं, फेनोमेनल फील्ड के बारे में किसने बात की, तो ये कार्ल रोजर आ जाएंगे आपके, ठीक है, जिसमें एक्सटर्नल जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और पीपल हैं, और उसके इंटरनल थॉट हैं, उनके इमोशंस है, वो सारे कुछ यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब जिसमें जो इंटरनल एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और लोग हैं, और उनके जो थॉट हैं, उनके जो इमोशनल है, ठीक है, वो सारा कुछ आ जाता है। यहाँ पे क्या क्या आता है आपका, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, ठीक है, पीपल एज वेल एज इमोशंस, ठीक है, उनके इंटरनल थॉट्स, ये सारे कुछ आ जाते हैं, ठीक है। अब फिनोमिनल फील्ड में उन्होंने, देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो,
फिनोमिनल फील्ड को तुम आप लोग ऐसे ही समझो कि फिनोमिनल फील्ड वो फील्ड है जहाँ पे पर्सन एक्सटर्नल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो पीपल है, उनका इमोशन, उनका इंटरनल थॉट, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कंसेप्ट दिया था इंडिविजुअल वर्सेस सेल्फ वर्सेस इंडिविजुअल वर्सेस, एक मिनट, इसके बाद इन्होंने एक कंसेप्ट और दिया था, वो कंसेप्ट क्या था इनका, इंडिविजुअल सेल्फ वर्सेस रियल सेल्फ, आया हुआ क्वेश्चन है इस पे, इंडिविजुअल सेल्फ वर्सेस रियल सेल्फ, ठीक है। इन्होंने सेल्फ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, सेल्फ को दो कैटेगरीज में बोला कि एक होता है आइडियल सेल्फ, एक होता है आइडियल सेल्फ, एक होता है रियल सेल्फ, ठीक है, एक होता है रियल सेल्फ। दो टाइप के सेल्फ की इन्होंने बात की, ठीक है। मतलब बोल सकते हो जो आइडियल सेल्फ होता है वो क्या होता है, आइडियल सेल्फ वो होता है ऐसे बोल सकते हो यू वुड, मतलब द पर्सन दैट यू वुड लाइक टू बी, मतलब आइडियल मतलब जो आप बनना चाहते हो, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो यहाँ पे, इसको ऐसे लिखो, पर्सन दैट यू वुड लाइक टू बी, ठीक। अब रियल सेल्फ में आ जाओ, रियल सेल्फ क्या होता है, पर्सन यू एक्चुअली आर, पर्सन यहीं से समझ जाओगे, यू एक्चुअली आर, मतलब क्या है, इंडिविजुअल सेल्फ वर्सेस रियल सेल्फ के बारे का इन्होंने कंसेप्ट दिया। उन्होंने इसमें सेल्फ को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक आइडियल सेल्फ और एक रियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ में बोला जो पर्सन बनना चाहता है, ठीक है, एक इंसान है वो क्या बनना चाह, मतलब वो क्या बनना चाहता है, ठीक है, वो, और वो अभी प्रेजेंट में क्या बना है, ठीक है, वो एक्चुअली में क्या है। आइडियल सेल्फ क्या होता है, जो हम बनना चाहते हैं, ठीक है, और रियल सेल्फ क्या है, जो एक्चुअल में हम हैं, ठीक है। पर्सन यू एक्चुअली आर, जो आप हो, वो क्या होता है, हमारा रियल सेल्फ होता है। दिस मीन्स दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अकर्स व्हेन अ पर्सन आइडियल सेल्फ, अगर पर्सन ने आइडियल सेल्फ मतलब जो वो बनना चाहते हैं, ठीक है, अगर उसके साथ मतलब जो वो बनना चाहते थे अगर वो ये बन गए, ठीक है, अगर वो जो बनना चाहते थे आइडियल सेल्फ में उन्होंने कुछ सोच के रखा था कि हमें ये बनना है लाइफ में आगे चल करके, अगर वो बन जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आती है, कॉन्ग्रेंसी आती है, उनकी पर्सनालिटी में क्या आती है, कॉन्ग्रेंसी आती है, ठीक। लेकिन अगर जो वो बनना नहीं आता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, कॉन्ग्रेंसी आता है। अगर वो बन गए तब क्या आएगा, कॉन्ग्रेंस, ठीक है। अगर वो नहीं बन पाए, वो जो ये बनना चाहते थे उसके अलावा कुछ और बन गए, तो क्या आता है, वहां पे इनकॉन्ग्रेंस आता है, ऐसे समझ लो, इनकॉन्ग्रेंस आता है, ठीक है। मतलब देखो, कॉन्ग्रेंस और इनकॉन्ग्रेंस मतलब यहाँ पे क्या होता है, मेल एडजस्टमेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ये भी लिख लो, मेल एडजस्टमेंट। ये इनकॉन्ग्रेंस होता है जब पर्सनालिटी के साथ, तो यहाँ पे क्या आता है, मेल एडजस्टमेंट आता है, ठीक है। मतलब क्या है, इन्होंने दो कंसेप्ट के बारे में बात की, आइडियल सेल्फ जो हम बनना चाहते हैं, पहले से हमने जो सोच के रखा था कि हम आगे चल के ये बनेंगे, ठीक है, अगर हम वो बन जाते हैं तो क्या होता है, कॉन्ग्रेंस आता है, मतलब कॉन्ग्रेंस आता है, हम बस मतलब हमारी एडजस्ट हो जाते हैं, उस मतलब एडजस्टमेंट आ जाता है, ठीक है। अगर फिर रियल सेल्फ में क्या आता है, जो हम एक्चुअली बन गए हैं, मतलब हम बनना कुछ और चाहते थे बन कुछ और गए, तो यहाँ पे क्या आता है, इनकॉन्ग्रेंस आता है, मतलब यहाँ पे मेल एडजस्टमेंट आता है, ठीक। तो ये दो कंसेप्ट के बारे में आप बात होगी। तो अगर बात करें इनकॉन्ग्रेंस जो तो की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रिपेंसी होती है बिटवीन द सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड रियलिटी। कांग्रेस क्या होता है, फेयरली एक्यूरेट होता है आपका, ठीक। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेंस और दो इनकॉन्ग्रेंट दो की बात हो गई, ठीक है। अब आ जाओ इसमें से और दो, हाँ एक चीज और देख लो यहाँ पे, एक होता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड, एक होता है कंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड, ये भी देख लो। आ जाओ, इन्होंने और कंसेप्ट के बारे में जो बात की थी वो भी देख लो। इन्होंने बात की थी एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ठीक है, अनकंडीशनल
पॉजिटिव रिगार्ड, इसके बाद हम लोग बंद कर देंगे, बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ठीक है। और इसके अलावा क्या बात की थी इन्होंने, कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ठीक है, कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ठीक है। दो कंसेप्ट के बारे में बात की थी, ठीक। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या होता है, मतलब इसको ऐसे समझ, कंसेप्ट से समझो कि यहाँ पे क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है सेल्फ कंसेप्ट का, ठीक है। यहाँ पे अनकंडीशनल का ऐसे समझ लो ना कि बिना कंडीशन के उसको जो अनकंडीशनल जो लव मिल रहा, कोई हमने कंडीशन नहीं लगाई है यहाँ पे, क्या है मतलब कि कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अनकंडीशनल जो लव है, ठीक है, वो चीजें यहाँ पे आ जाती है। कंडीशनल का मतलब है कि आप अगर नेट जेआरएफ क्वालिफाई करोगे तभी आपको ये चीज मिलेगी, या फिर आप अगर क्लास में टॉप करोगे तब ये चीज मिलेगी, तो कंडीशन लग गया, तो ये कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होता है। और अनकंडीशनल में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं होती है, नो पहले से कोई, नो प्री कंसीव्ड कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे कोई मतलब कोई भी कंडीशन नहीं लगाई जाती, यहाँ पे अनकंडीशनल लव आता है, ठीक। तो ये क्या होता है आपका अनकंडीशनल होता है। कंडीशनल में अगर हम बात करते हैं तो कंडीशनल में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, हम प्रेज और अप्रूवल जो होता है हमारा, वो डिपेंड किस पे करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, कुछ एक हम कंडीशन लगा देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। मतलब कि अगर आपने 90% स्कोर किया, ठीक है, तब तो ये प्रेज मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है, लव मिलेगा, अगर नहीं किया तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती कंडीशनल रिगार्ड में और अनकंडीशनल रिगार्ड में, ठीक। इसके बाद इन्होंने एक कंसेप्ट की और बात की थी, वो था गुड लाइफ, ये आप लिख लो चाहे तो। इन्होंने किसके बारे में बात की थी, अच्छी लाइफ, द गुड लाइफ, ये भी कंसेप्ट इन्होंने ही दिया था, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है इसमें। गुड लाइफ में के बारे में बात की थी, ठीक है। गुड लाइफ में, हाँ, गुड लाइफ के बारे में बात की थी इन्होंने, बोला था बस, ठीक है। ये हो गया आपका, बस, ठीक। तो ये आपका कार्ल रोजर्स था, ठीक है। कार्ल रोजर ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बात की थी, इंडिविजुअल सेल्फ वर्सेस रियल सेल्फ के बारे में बात की थी, सेल्फ कंसेप्ट पे दिया था इन्होंने, दो तरह के कंसेप्ट की बात की, आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बारे में बात की थी, अनकंडीशनल और कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के बारे में बात की थी, ठीक। और इन्होंने फेनोमेंटल फील्ड के बारे में भी बात की थी, जहां पे पर्सन का एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, पीपल का इंटरनल थॉट्स, इमोशन, ये सारी चीजें आ जाती है। और गुड लाइफ के बारे में बात की थी। इसके बाद एक आता है आपका मैस्लो, ये भी एक देख लो, यहाँ पे खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है, मैस्लो, ठीक है। मैंने गड़बड़ लिख दिया, रखो। मैस्लो ये भी इसी में आएगा, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में, ठीक है। हायरार्की ऑफ नीड्स, ये भी इसी में आ जाएगा, ठीक। मैस्लो ने कुछ नीड्स के बारे में बात की, डायरेक्टली हम इस पे आ जाते हैं, ठीक। जिन्होंने इसमें, देखो यहां पे आता है आपका फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ठीक है। फिर आता है आपका फिजियोलॉजिकल नीड, फिर यहाँ पे आता है आपका सेफ्टी नीड, फिर यहाँ पे क्या आता है आपका लव एंड बिलोंगिंग, लव एंड बिलोंगिंग, ठीक है। फिर क्या आता है आपका सेल्फ स्टीम आता है, ठीक है। फिर क्या आता है आपका यहाँ पे, ये सेल्फ स्टीम हो गया, फिर यहाँ पे आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सभी ने वैसे पढ़ी होगी, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल नीड क्या है हमारी, फूड, वाटर, शेल्टर, ये सारी चीजें। सेफ्टी नीड्स क्या है, हम एक नीड के बाद ही ऐसे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेफ्टी नीड्स क्या हो जाएंगी, ठीक है, हमारा एम्प्लॉयमेंट हो गया, जैसे सिक्योरिटी हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, ये सारा चीज आ गया, उसको जब हम अचीव कर लेंगे, फिर हमारे लव एंड बिलोंगनेस में क्या जाता है, हमारे फ्रेंडशिप आ गई, हमारी फैमिली आ गई, ठीक है, ये सारी कुछ आ गई। स्टीम में आते हैं यहाँ पे सेल्फ स्टीम, मतलब कॉन्फिडेंस, ये वाली स्टेज आ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। इन्होंने दो नीड्स के बारे में बात की थी, अब देखो ये डिफिशियंसी नीड्स और यहाँ पे दो नीड्स आती हैं आपकी, ठीक है। इसको आगे रुको, आगे देख लो, यहाँ पे दो नीड्स आती हैं यहाँ पे आपकी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक आता है आपका डिफिशियंसी नीड्स, किसी चीज की जो कमी है, ठीक। एक आता है आपका ग्रोथ नीड,
ग्रोथ नीड। ठीक, डिफिशियंसी नीड के बारे में बात करें, जो पहले 4 लेवल है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ये पहले जो 4 लेवल है ये क्या है, डिफिशियंसी नीड है, और ये जो 2 लेवल है सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये आपकी ग्रोथ नीड में आते हैं। ठीक है, ग्रोथ और बीइंग नीड बोलते हैं। ठीक है, बीइंग नीड से आया था ये, और बीइंग नीड्स से बोलते हैं। ठीक है, ग्रोथ और बीइंग नीड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे आपकी मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। यहाँ पे ये आपका खत्म हो गया है। ठीक है, तो हमने ट्रेट अप्रोच और टाइप अप्रोच को पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर कोई इसमें दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा, और सेशन कैसे लगा उसके लिए भी लिख के बताइएगा। आगे हम नेक्स्ट कल बात करते हैं। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।